हेलो बच्चों, ये वीडियो जेई 2026 एस्पिरेंट्स के लिए है और स्पेशली उनके लिए जिनका 11th रियून हो चुका है। मतलब उन्होंने 11th में प्रिपरेशन किया होगा बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न अभी तक जो उनका प्रिपरेशन है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं चल रहा होगा और बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि आईसीयू में है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो है, बिल्कुल लास्ट तक देखें तो यू विल गेट ए फ्रेश इनसाइट कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। इवन इफ अगर किसी बच्चे का 11th रिव्यू नहीं हुआ है तो भी वो क्या क्या गलती कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जो प्रिपरेशन का उनका बचा हुआ पोर्शन है उसमें, मतलब जो लगभग 1 डेढ़ साल बचा हुआ है उसमें वो क्या क्या गलती कर सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे यूजली यहाँ पे बताया जाएगा और उससे भी आप बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं और बहुत सारा अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो हाउ टू गेट योर प्रिपरेशन ऑन ट्रैक, वी विल टॉक अबाउट दिस स्पेशली फॉर 11th to 12th मूविंग स्टूडेंट्स। बट अगर कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है और मान लिया उसने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है तो ये उसके लिए भी यूजफुल हो गया। और अब लेटेस्ट जेई ने 3rd अटेम्प्ट भी अलाउ किया है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी जिन्होंने फर्स्ट ड्रॉप लिया होगा बट उन्होंने प्रिपरेशन ढंग से नहीं किया होगा, तो अब उनके लिए एक मौका है इफ़ दे वांट कि वो सेकंड ड्रॉप लेके भी अपनी प्रिपरेशन वापस आईआईटी जेईई की कर सकते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। हालांकि ऐसे बच्चे बहुत ही कम होंगे कि जिन्होंने 11th 12th में प्रिपरेशन नहीं किया होगा और 13th में प्रिपरेशन किया होगा वो भी सही से नहीं चल रहा होगा। बट बिकॉज ऑफ चेंज्ड पॉसिबल जो पॉलिसी है आईआईटी की, उनकी वजह से उनको अब एक मौका और मिल गया। तो ऐसे कुछ बच्चे तो होंगे, तो उनके लिए भी ये यूजफुल हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम वीडियो का फ्लो डिस्कशन कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में किस तरीके से क्या क्या पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे। एंड सबसे पहला पॉइंट है फॉर हुम दिस वीडियो इज रेलेवेंट, मतलब व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स इस वीडियो से अपना फायदा उठा सकते हैं, जिसके बारे में एक ब्रीफली मैंने बात कर भी दिया है। दूसरा, इज इट पॉसिबल टू पुट प्रिपरेशन ऑन द ट्रैक, विल डिस्कस अबाउट दिस। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थॉट, के हमें क्या क्या चीजें दिमाग में हमारे बैकड्रॉप में रहना चाहिए कुछ भी डिसीजन लेने से पहले। फोर्थ पॉइंट हो गया प्रिपरेशन विद कंपटीशन, कि अगर आप कंपटीशन से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी वी विल डिस्कस। वी विल हैव ए कोर्स विच इज प्रखर इंटीग्रेटेड, विच इज एन आइकॉनिक कोर्स, जिससे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल बर्बाद प्रिपरेशन होते हुए बहुत अच्छा रिजल्ट लास्ट में प्रोड्यूस किया है। देन वी विल टॉक अबाउट एक्शन प्लान्स, कि अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक रियून हो चुकी है तो आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बची हैं आपको, कि आगे का जो टाइम है वो कैसे व्यतीत करना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन मिस्टेक ऑफ एस्पिरेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल, चाहे उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो या बिल्कुल खत्म हो चुकी हो या सो चल रहा हो, कि यूजली बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, क्या क्या उनके थॉट प्रोसेस में कमियां पाई जाती हैं और उसका नुकसान क्या होता है, उसके बारे में वी विल डिस्कस। फिर सेवेंथ पॉइंट में वी विल डिस्कस कोर्स फीचर ऑफ प्रखर इंटीग्रेटेड। तो प्रखर इंटीग्रेटेड के अंदर क्या क्या कोर्स फीचर है जो इसको एक विनर कोर्स बनाता है, जिसकी हेल्प से बच्चा अपने पोटेंशियल के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल रैंक ला सकता है, उसके बारे में वी विल डिस्कस। एंड लास्ट में वी विल डिस्कस व्हाट इज द कंपटीशन एडवांटेज, के कंपटीशन के साथ पढ़ाई करने से आपको क्या एज मिलने वाली है बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर जो आपके बराबर आईक्यू के और आपके बराबर ही मेहनत करते हैं, तो उनके ऊपर आपको क्या एज मिलेगा, इसके बारे में वी विल डिस्कस। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फॉर हुम दिस वीडियो इज यूजफुल, तो सबसे पहले हमने बोला कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना प्रिपरेशन ही स्टार्ट नहीं किया है, उन्होंने किसी भी रीजन से मान लिया उन्होंने सोचा को ड्रॉप ईयर में करेंगे या फिर कुछ भी सोचा होगा 11th में किसी वजह से अगर उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हो पाई और 11th to 12th मूविंग है, मतलब वो 12th 2025 में सॉरी 2026 में देंगे 12th। ऐसे बच्चे के लिए अगर वो मान लिया ये सोचे कि पहले एक बार मैं अभी तक तो मैंने प्रिपरेशन नहीं किया है बट अब उनको लग रहा है कि जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर दे वांट टू गिव इट ए फेयर ट्राई, तो ऐसे बच्चों के लिए ये वीडियो है। या फिर किसी बच्चे ने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बट उसका प्रिपरेशन रियून हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, रॉन्ग इंस्टीट्यूट सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में बच्चे फंस जाते हैं, मतलब लोकल ऑफलाइन कोचिंग भी हो सकती है, ऑनलाइन कोचिंग भी हो सकती है। कि ऑफलाइन कोचिंग में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे तीनों सब्जेक्ट में पहली बार तो अच्छे टीचर मिलना बहुत मुश्किल वाली बात होती है। फिर बीच में कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा भी पाया गया कि बच्चे छोड़ के सॉरी टीचर छोड़ के चले जाते हैं, या फिर यूजली ऑफ कहीं कहीं ऐसा ही पाया जाता है कि वो धीरे धीरे बैच बना रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो बड़े आराम आराम से पढ़ाते हैं, फिर लास्ट में एक साथ बहुत तेज पढ़ाने लगते हैं तो बच्चों को फिर समझ में आना बंद हो जाता है। इस तरह की चीज़ हो सकती है। या फिर हो सकता है कि जेन्युइन रीजन हो कि बच्चा कोई 1-2 महीने बीमार पड़ गया हो जिसकी वजह से हैवी बैकलॉग हो गया हो। अब जो पीछे वाली चीज़ है उससे अगर आगे वाली चीज़ रिलेटेड है तो जो आगे पढ़ाया जा रहा होगा वो भी उसके समझ में नहीं आएगा, तो उसी लूप में वो फंस के अपनी प्रिपरेशन बर्बाद करके बैठा हुआ है। ऐसे बच्चे के बारे में विल टॉक अबाउट।
या नॉट एबल टू कोप अप विथ 3 सब्जेक्ट। 10th तक की जो पढ़ाई है वो काफ़ी जिसे हम बोलते हैं कि सिंपल टाइप होती है। 11th में एक ह्यूज जंप आता है और उसमें जो अच्छे-अच्छे बच्चे हैं जिनका 10th में हमेशा 90% प्लस मार्क्स आता है, वो दे फाइंड इट वेरी हार्ड टू कोप अप विद ऑल 3 सब्जेक्ट के तीनों सब्जेक्ट की क्लास भी करनी है, फिर उसका होमवर्क भी करना है, फिर रिवीजन भी करना है। तो यूजुअली क्या होता है कि बच्चे 2 सब्जेक्ट में अच्छा कर पाते हैं, इतना टाइम ही नहीं होता क्योंकि उनको प्रायोरिटाइजिंग नहीं पता होता, तो तीसरा सब्जेक्ट उनका फिसल जाता है। तो तीनों सब्जेक्ट को एक साथ कोप अप नहीं कर पाने की वजह से भी प्रिपरेशन काफ़ी बच्चों का खराब हो जाता है। फिर एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि बच्चे जो रेगुलर स्कूल गोइंग हैं, जिनको डेली स्कूल की वजह से 7-8 घंटे उन्हें वहाँ पे स्कूल में देने पड़ते हैं, उनकी वजह से उनके पास बहुत कम टाइम बचता है जिसमें वो इतना एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन कर पाए जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न यहाँ पे रियून होने का। या फिर टाइम वेस्टेज, नॉन सीरियसनेस, ये भी एक बहुत बड़ी जिसे बोलते हैं ना कि प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, कि काफ़ी बच्चे सीरियस ही नहीं होते हो। जो उसे 10th में काफ़ी बच्चों को ऐसी आदत पड़ी होती है कि वो पूरे साल मस्ती मारते रहेंगे, एग्जाम से 15-20 दिन पहले उन्होंने पढ़ना चालू किया और बस उसी में उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं या 10th तक के जो एग्जामिनेशन, उनका पैटर्न काफ़ी कुछ सेट होता है। अगर हम पिछले 4-5 साल के या 8-10 साल के पेपर कर लें ढंग से, और चीज़ें अगर कुछ चीज़ें अगर हमें समझ में नहीं भी आई तो उनको रट के भी चले जाए तो भी वहाँ पे काम मिल जाता है। बट IIT जेईई में ऐसा नहीं है। IIT जेईई में चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल फ्रेश बना हुआ आता है। वहाँ पे हमें वहीं देयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन जिसमें वहीं बैठ के हमें सोचना पड़ता है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। उसका कोई पहले से हमारे पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे जब 11th में आते हैं और जब वो उन्हें लगता है कि इतना ज़्यादा डिसिप्लिन वे में पढ़ना है, डेली आपको 10-12 घंटे पढ़ना ही है तभी आपका काम पूरा होगा, तो शुरू-शुरू में वो मतलब इसको सीरियसली नहीं लेते, जिससे उनका बैकलॉग क्रिएट होता है। फिर वही साइकिल बन जाता है कि वो पुराने वाला करने जाते हैं तो आगे वाला छूट जाता है और आगे वाली चीज़ें समझ में नहीं आती, जिससे काफ़ी महीने उनके इसी चीज़ में वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है और जिसको अब रियलाइज़ हुआ है कि ऐसे काम नहीं चलेगा एंड दे वांट टू स्टार्ट विद ए क्लीन स्लेट, वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल। देन स्टडिंग इन 12th, जैसे कोई बच्चा अभी तक हो सकता है कि 12th में पढ़ रहा हो बट उसने प्रिपरेशन ना किया हो, उसने ये सोचा कि ड्रॉप ईयर में करेंगे। तो ड्रॉप ईयर में देखो, अगर अप्रैल से शुरू करोगे तो अगला जनवरी में वापस एग्जामिनेशन आएगा, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तो आपको कोर्स फिनिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास कुछ टाइम ऐसा तो होना ही चाहिए जहाँ पे हम अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाएँ। जो भी हमने पूरा कोर्स किया है उसको एक बार अगर हम रिवाइज करें ढंग से, रिवीजन तो पूरे साल भी चलता है बट लास्ट में एक रिवीजन का पंच देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए लास्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन बचना चाहिए। तो इन 6-7 महीनों में पूरी तैयारी करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर किसी बच्चे ने अभी तक मान लिया तैयारी नहीं किया है, वो 12th में बैठा है, 12th का उसका सिलेबस फिनिश हो गया है, तो अभी से लेके मार्च तक का जो टाइम है वो वेस्ट करना बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है। इवन इफ ही हैज डिसाइडेड कि मेरे को 26 में ही जेई देना है, तो भी अप्रैल तक का वेट ना करके अगर वो अभी से करेगा तो इट विल बी वेरी इजी। मतलब इट इज एज सिंपल एज दिस, कि अभी से लेके मार्च तक भी हमारे पास 5 महीने हैं। आगे जो प्रिपरेशन है वो अगर कोई बच्चा अप्रैल से शुरू करता है तो उसके पास लगभग 6-7 महीने बचेंगे। तो उन 7 महीने में अगर हम 5 महीने और ऐड कर दें तो बहुत सारी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा की जा सकती है, या फिर हम इसको ऐसे बोलते हैं लोड इक्वली डिवाइड हो जाएगा, जैसे बच्चा जिसे मतलब बहुत ज़्यादा हीट फील नहीं करेगा। वरना क्या होगा कि जब वो 13th में स्टार्ट करेगा तो उसके साथ वो बच्चा भी बैठा होगा जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पे बच्चे हाईली डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। उन्हें लगता है यार ये तो मेरे से बहुत आगे ऑलरेडी है और प्लस इतना कम टाइम है और इसी बार मेरे को सारा कुछ करना है, तो इसी प्रेशर में उनका टाइम और ज़्यादा वेस्ट होता चला जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए भी इट इज़ एडवाइजेबल कि अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो इट विल बी मच बेटर। आपकी जो पोटेंशियल है, जो ट्रू पोटेंशियल है, वहां तक आप रैंक ला सकते हो। या फिर जैसे अभी हमने बोला कि रिसेंटली जेई ने 3rd अटेम्प्ट भी अलाउ कर दिया, तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 11th-12th में प्रिपरेशन नहीं किया होगा, 13th में उन्होंने प्रिपरेशन करना शुरू किया होगा, और फिर इसी जो अभी मैंने चीज़ें बोली यही सब उनके दिमाग में चलता है। वो अपने अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करते हैं कि ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे हैं, मैं तो जब तक क्वेश्चन समझता हूँ तब तक तो ये सॉल्व भी कर देते हैं, तो इस मेरे से तो नहीं होगा। तो इस डिप्रेशन में उनका जो काफ़ी टाइम है वो वेस्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है 13 का मतलब जिसने ड्रॉप लिया है, प्रिपरेशन स्टार्ट किया बट उसका प्रिपरेशन बिल्कुल फिनिश हो गया है, और अब आईआईटी ने उसको एक और ऑप्शन दिया, इफ़ ही वांट्स टू टेक कि सेकंड ड्रॉप लेके भी आप आईआईटी के अंदर जा सकते हो। तो अगर किसी को लगता है कि अभी तक की प्रिपरेशन उसकी बिल्कुल जीरो है एंड ही वांट्स टू स्टार्ट अ फ्रेश, तो उसके लिए भी ये वीडियो यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट, इज इट पॉसिबल टू पुट प्रिपरेशन ऑन ट्रैक? ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 11th से 12th मूविंग है।
जो 11th से 12th में बच्चे जा रहे हैं, ठीक है, उनको अब 2 साल का जो सिलेबस है वो अभी से लेके दिसंबर 25 तक फिनिश करना होगा। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि ये 2 साल का सिलेबस क्या इतने टाइम में खत्म किया जा सकता है? तो शॉर्ट आंसर इज यस, बिल्कुल किया जा सकता है। बट लॉन्ग आंसर क्या है कि कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, ये सारी चीजें तो होनी ही चाहिए। बट ये दिस इज स्टिल मैनेजेबल, आपका जो पोटेंशियल है। फिर बच्चे पूछते हैं कि क्या मेरी 1000 में रैंक आ जाएगी? तो डेफिनेटली थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट डिपेंड्स कि आप कितना एफर्ट डालते हो, कितने दिनों तक कंसिस्टेंट रहते हो। क्योंकि पंप अप होके लगातार 10 दिन मेहनत करने वाले तो बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, बट लगातार पूरे, जिसे बोलते हैं ना, अभी से लेके नेक्स्ट दिसंबर तक लगभग 13 महीने बचते हैं, लगातार 13 महीने तक मेहनत करने वाले बहुत ही कम बच्चे होंगे। जो मेहनत कर सकता है डिसिप्लिन वे में विद प्रॉपर प्लानिंग, वो डेफिनेटली सेलेक्ट होगा विद ए वेरी गुड रैंक। तो ये वाला जो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें। अच्छा, कुछ बच्चे ये होते हैं कि अभी तक तो वैसे काफी ज्यादा बच्चों को अकल भी आ जाती है, बट कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो एक ढंग की चीज पूरा देखने की बजाय, जैसे अगर आप इस वीडियो में पूरा आधा या 1 घंटा इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट कंप्लीट पिक्चर के आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या क्या गलतियां आप कर रहे हो। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कहाँ कहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है, किस चीज को, किस स्टेप से आगे जाके आपकी प्रिपरेशन खराब हो सकती है। बट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आजकल रील्स के चक्कर में बहुत छोटे छोटे वीडियोस में वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मेरे को स्ट्रेटजी मिल जाए। अब वो ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे वीडियो 100 देख जाएं, मतलब टाइम इससे 10 गुना ज्यादा लग जाए, बट वो फिर घूम फिर के वापस वहीं आ जाएंगे क्योंकि उनको एक पूरी पिक्चर क्लियर ना होगी नहीं होगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि इफ योर प्रिपरेशन इज सफरिंग, तो यू नीड टू बी पेशेंट और एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें और तभी अपना मानस बनाएं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर थॉट्स कि जो बच्चे अभी 11th में पढ़ रहे हैं उनको शायद काफ़ी हीट फील हो रही होगी जो अपनी प्रिपरेशन प्लस 11th का मैनेज करने में। बट यू शुड अंडरस्टैंड जो 12th है वो 11th से भी ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि अभी तो छोड़ देते हैं, 12th अप्रैल से देखा जाएगा, तो बेसिकली अपना जो प्रॉब्लम है उसको वो बढ़ा रहे हैं। ये ठीक है, एक तो उसको टाल रहे हैं, एक तो ये टेंडेंसी है कि उसके ब्रेन की कि अभी काम ना करना पड़े, फ्यूचर पे टाल देते हैं। प्लस इट विल बिकम 10 टाइम्स मोर डिफिकल्ट टू मैनेज फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स अगर आपने ये 4-5 महीने वेस्ट कर दिया। 12th में मैथमेटिक्स में तो आई विल से के 11th के जो चैप्टर हैं, बैरिंग कपल ऑफ चैप्टर्स, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर बेसिक की तरह काम करते हैं फॉर 12th वाले चैप्टर। मतलब 11th में हो सकता है 40% पढ़ाया जाए, 12th में जो जेई के हिसाब से 60% पढ़ाया जाएगा, उसमें भी दिसंबर तक हमें कोर्स फिनिश करना होगा। तो 12th में ऐसा नहीं कि कोई हमें आसान होने वाला है, उसमें कोई रिस्पाइट मिलने वाला है, इट इज गोइंग टू बी मोर हेक्टिक। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। स्टार्टिंग 12th विदाउट 11th विल रिजल्ट इन वीक 12th चैप्टर। कुछ बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि अभी अगर 11th वीक है तो वो बोलेंगे चलो पहले मैं 12th कर लेता हूँ। तो अगर हमारा जैसे 12th में 11th में टिग्नोमेट्री हो गया, प्रोग्रेशन सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, अगर हमारा ये वीक है तो फिर 12th के जो चैप्टर्स में चैप्टर भले ही होगा वो कैलकुलस का, बट उसमें यूज ये वाले चैप्टर्स हो रहे होंगे, तो वहां पे फिर बच्चे के वो क्या होगा कि वो कैलकुलस भी समझ में आनी बंद हो जाएगी। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे, जो प्री रिक्विजिट वाले 11th वाले चैप्टर है वो तो हमारे स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर हम एक अच्छी प्रिपरेशन बिल्ड कर सकते हैं। 12th वाले चैप्टर मतलब समझ सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे अलग अलग नहीं है कि इनको आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एक डेफिनेटली फ्लो है, तो उसी फ्लो से अगर जाएंगे तो चीजें हमें जल्दी समझ में आएंगे, वरना क्या होगा, यू विल बी वेस्टिंग मोर टाइम विद लेस अंडरस्टैंडिंग। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। फिर वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द टाइम अवेलेबल टिल मार्च 25। जैसे मैंने बोला कि अभी से लेके मार्च तक 5 महीना है, और उसके आगे जो आपको प्रिपरेशन के लिए मिलेगा वो 7 मंथ्स मिलेगा लगभग। तो अगर 7 मंथ्स में एक बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है वर्सेस उसको उसने 5 महीने बढ़ा के 12 मंथ्स में या 13 मंथ्स में जो प्रिपरेशन कर रहा है, तो दोनों के अंदर तो हेल एंड हेवन का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब अगर मान लिया किसी बंदे की किसी बच्चे की अगर कैपेसिटी 50 kg उठाने का है, तो इट इज समथिंग लाइक कि अगर हम 7 मंथ्स में प्रिपरेशन करते हैं तो हमें मे बी 70 kg उठाना पड़ रहा है। ठीक है, अगर 12 मंथ्स में प्रिपरेशन करते हैं तो ऑन एंड एवरेज हमें मान लिया समथिंग लाइक कि 40 kg उठाना पड़ रहा है। तो अगर किसी बच्चे की कैपेसिटी 50 kg उठाने की है तो वो ये आराम से कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी की। तो इट इज लाइक कि कोई बच्चा अगर ये बोलता है कि मैं मैक्सिमम 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो फिर हो सकता है कि अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करे 12 मंथ के ऊपर प्रिपरेशन, तो वो आसानी से टेंशन लेस होके पूरी प्रिपरेशन कर पाए।
बट ये जो इतना टाइम बच जाएगा, इसमें पूरा 11th प्लस 12th करना, प्लस 12th का बोर्ड का भी प्रेशर आ जाएगा। बिल्कुल जैसे जैसे लास्ट में पहुंचेंगे, एक हमारे बैक ऑफ माइंड में 12th के बोर्ड का प्रेशर भी आ जाएगा कि वहां पे भी हमें परसेंटेज चाहिए होगा। तो ऐसे करके काफी बच्चे तो प्रिपरेशन पहले ही छोड़ देते हैं, हार मान के। कि शुरू में तो उन्होंने अप्रैल से शुरू किया, 3-4 महीने में फाइट मारी, खूब खूब टाइम लगाया, बट मार्क्स नहीं आए, क्योंकि 11th भी उनका थोड़ा लचर पचर होता है। तो फिर वो 11th करने के चक्कर में उनका 12th का सिलेबस बैकलॉग हो जाता है। तो इसी चक्कर में घूमते घूमते वो अक्टूबर नवंबर तक आते आते तो वो प्रिपरेशन ही छोड़ देते। फिर वो सोचते हैं कि अब तो हम ड्रॉप ही लेंगे आगे, और अभी तो बोर्ड की तैयारी करते हैं। तो उस सिचुएशन में ना आए, इसलिए अभी से प्रिपरेशन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक ये चीज और है कि 3 अटेम्प्ट्स नाउ ऑनवर्ड्स जेई ने अलाउ कर दिया है। तो उससे क्या होगा कि जो सेकंड ड्रॉपर है वो भी एक कंपटीशन को इंक्रीज करने का काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि विच दोज स्टूडेंट हु हैव वेरी गुड आईक्यू, बट जिनके पास इंफॉर्मेशन का अभाव है, यो मतलब टीयर 2 सिटीज से हैं या फिर गांव वाले बैकग्राउंड से, जो 11th और 12th में प्रिपरेशन नहीं करते, और 13 में जब वो पहली बार बाहर आते हैं तो इतने सारे बच्चों को देख के, जिन्होंने 2-2 3-3 साल प्रिपरेशन कर रखी होती है, वो काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो भले ही वो पढ़ाई करें और भले ही उनका आईक्यू शार्प हो, बट दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू द परफॉर्मेंस इन फर्स्ट ईयर। बट अब उनके पास 1 साल और ऑप्शन है। और ऐसा नहीं कि सेकंड ड्रॉपर नहीं होते, पहले भी आईआईटी में ड्रॉप की कोई सीमा नहीं थी, तो लोग 3-3 4-4 भी ड्रॉप लेते थे। बट सेकंड ड्रॉपर वाज नॉट ए अनकॉमन थिंग, दैट वाज क्वाइट प्रेवलेंट। तो उसकी वजह से अब कंपटीशन, आई विल से कि 26 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी इंक्रीज होने वाला है। ये जैसे अभी न्यूज़ आ गया है, तो 25 में भी इंक्रीज होगा, बट 26 में तो जो सेकंड ड्रॉपर होगा उसको अभी से इंफॉर्मेशन मिल गया, तो वो अभी से तैयारी करेगा। तो 26 में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन इंक्रीज होने वाला है। तो उसकी वजह से मतलब कंपटीशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि अब सभी बच्चों को ज़्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, अपना पहले से और ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ेगा। तो जो बच्चे अभी तक टाइम वेस्ट कर रहे थे किसी भी रीज़न से, अब उनको सीरियस होके पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपने लेवल को उठाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ थॉट में पांचवा पॉइंट क्या है कि एक बच्चा जब प्रिपरेशन करता है तो उसके दिमाग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको ही हैज़ टू एड्रेस। सबसे पहले जैसे 11th का सिलेबस हो गया, ये ठीक है, वो उसे फिनिश करना है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में तो क्या है कि चलो 12th का केवल कर लिया वही आएगा, पर यहाँ पे तो 11th का सिलेबस भी अच्छा होना चाहिए, 12th का सिलेबस अच्छा होना चाहिए। ये 11th और 12th का सिलेबस मैंने इसलिए बोला है कि जब बच्चा 12th में जाता है तो उसके सामने दो चीज़ें खड़ी होती है। एक तो उसका 12th का सिलेबस स्कूल में चल रहा होगा, या 12th के सिलेबस में उसे बोर्ड देना होगा। तो 11th का सिलेबस और 12th का सिलेबस नेचुरली उसके लिए अपने आप डिवाइड हो जाता है। तो वो सोचता है कि 11th छोड़ो, पहले 12th कर लेते हैं। बट अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोले तो 11th का हमें बेस चाहिए ही चाहिए होगा। तो उसी में बच्चा काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि वो 11th के चैप्टर को कहाँ बीच में मर्ज करे। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर प्रिपरेशन काफ़ी रूइन है तो फ्रेश स्लेट से अभी स्टार्ट किया जाए, क्लीन स्लेट से अभी स्टार्ट किया जाए, ताकि पैच वर्क ना किया जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आगे जाके हम बीच बीच में कोई 11th का चैप्टर करने की कोशिश करें, जब हमें लगे कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर उससे क्या होगा कि 12th वाला सिलेबस पीछे हो जाएगा। फिर उसको कैचअप करने के चक्कर में मतलब बस ऐसे ही घूमते रहेंगे, प्रैक्टिस छूट जाएगी, फिर रिवीजन नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 11th का सिलेबस हो गया, 12th का सिलेबस हो गया, फिर रिवीजन ड्यूरिंग द कोर्स हो गया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेली कुछ टाइम निकाल के रिवीजन भी करना होगा, वरना पुराने वाला भूलते चले जाएंगे। तो नई जब चैप्टर में उसका एप्लीकेशन आएगा तो नए चैप्टर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। प्लस बिल्कुल लास्ट में आके इतना टाइम नहीं मिलेगा कि हम बिल्कुल शुरू से सारा कुछ ढंग से रिवाइज कर लें, अगर हमने पहले से रिवाइज नहीं कर रखा है तो। फिर इसके बाद रिवीजन आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन। एक बार जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जब हमें पूरा ग्लोबली कोर्स दिखाई देने लगता है, उसके बाद जब बच्चे रिवीजन करते हैं तो उनके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो कोर्स फिनिश करने के बाद जो रिवीजन है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्ज़ाम जो जनवरी में होता है और जो हमारा कोर्स ख़त्म होता है उसके बीच में हमें आराम से 25-30 दिन, 1.5 महीना चाहिए होता है, ताकि हम एक पूरे सिलेबस को प्रॉपर रिवाइज कर पाएँ दोबारा। मतलब ये कोर्स के ड्यूरिंग भी रिवीजन चलता रहेगा और लास्ट में आके पूरा रिवीजन भी होगा। फिर ये वाला रिवीजन में भी केवल थ्योरी का चल रहा होगा, बच्चा केवल थ्योरी ही रिवाइज कर पाता है, क्योंकि इतना ही टाइम मिल पाता है। लास्ट में तो विद क्वेश्चन के साथ रिवीजन होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन, बच्चे को डिसाइड करने के ऑप्टिमम नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने हो। मतलब अगर कोई बच्चा ये सोचे कि मैं इस चैप्टर में एकदम मास्टरी हासिल कर लूँ और 300 क्वेश्चन करने लग जाए, तो हो सकता है कि वो 2-3 चैप्टर पीछे हो जाए, क्लास में बहुत आगे निकल जाए। तो इसलिए देयर हैज़ टू बी ऑप्टिमम बैलेंस
और वो ऐसा नहीं कि हर बच्चे के लिए एक ही नंबर हम बोल दें, हम सबको बोल दें कि 70 क्वेश्चन कर लेना, 70 क्वेश्चन कर लेना, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की रिसेप्टिविटी अलग अलग होती है, कैलकुलेशन स्पीड अलग होती है। तो हर बच्चे के हिसाब से उसे कितने क्वेश्चन करने चाहिए या कितने क्वेश्चन वो मैनेज कर पा रहा है, तो ये भी एक डिसीजन है, ये कोई प्री फिक्स्ड नंबर नहीं है। फिर टेस्ट एंड एनालिसिस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो आप पढ़ रहे हो उसको आप अप्लाई कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, उसके लिए रेगुलरली टेस्ट देना, फिर उस टेस्ट का एनालिसिस देखना। तो ये जो एनालिसिस वाला पार्ट है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो जो हमारे पास एक्शनेबल इनपुट मिलते हैं टेस्ट की एनालिसिस से, उसी को इंप्लीमेंट करके हम आगे वाले जो टेस्ट है उनमें और बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। इस एक्टिविटी के लिए भी बच्चे को थोड़ा बहुत टाइम निकालना पड़ता है। फिर जो 11वीं से 12th मूविंग बच्चे हैं उनके लिए बोर्ड्स इज ऑल्सो वन ऑफ द सिरदर्द, कि बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। बोर्ड्स में बेसिकली वैसे तो अगर कोई बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है और उसका प्रिपरेशन अगर आई विल से कि वो 30% भी अगर उसको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन 30% के लेवल पे चल रही है, तो भी बोर्ड का अपने आप हो जाता है। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन क्या होता है कि चैप्टर मिसमैच होता है, स्कूल में कुछ और चल रहा है, हाफ ईयरली यूनिट टेस्ट में कुछ और चैप्टर आ रहे हैं, आपका जेई वाली जो तैयारी चल रही है उसमें कुछ और चल रहा है, तो उसकी वजह से ड्यूरिंग द कोर्स हो सकता है कि आपके मार्क्स ना आए। अब जो मार्क्स नहीं आते उसमें फिर पेरेंट्स बोलने लगते हैं कि तेरे तो बोर्ड में ही मार्क्स नहीं आए, तो आईआईटी की तैयारी क्या करेगा। तो ये सोच के बच्चा फिर टेंशन में आता है। बट अगर उसको ये क्लियर है कि मेरी जो प्रिपरेशन है आईआईटी जेईई की वो अच्छी चल रही है, और दिसंबर तक जब हमारा दोनों कोर्स मैच हो जाएगा स्कूल का और ये, देन आई विल बी एबल टू परफॉर्म। तो ये भी एक बेसिकली ये दिमाग में एक टेंशन तो डालते ही, मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है कि ये भी बच्चे के डिसीजन मेकिंग में एक जगह कहीं ना कहीं उसके दिमाग को परेशान करेगा। फिर बैलेंस बिटवीन ऑल थ्री सब्जेक्ट, अगर हमें बेस्ट रैंक लानी है तो हमारे तीनों सब्जेक्ट इक्वली गुड होने चाहिए। अब किसी किसी बच्चे का नेचुरल फ्लेयर होता है कि उसे मैथ खूब अच्छा लगता है, तो मैथ में उसके खूब मार्क्स आते हैं, बट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उसका नीचे जा रहा है। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे दिन में मान लिया अगर हमारे पास 10 घंटे की हम पढ़ाई करते हैं, तो उस 10 आवर्स को कैसे डिवाइड किया जाए। इट इज नॉट जस्ट लाइक कि वन थर्ड डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं है। बहुत सारे और भी फैक्टर आते हैं, क्योंकि मैथ में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती है। बाकी दो सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री में सबसे कम क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर उसके बाद फिजिक्स में और सबसे ज़्यादा मैथ्स में करनी पड़ती है। एक तो ये फैक्टर हो गया, फिर दूसरा फैक्टर पर्सनल लाइकिंग का हो गया, तो उसके हिसाब से हमें एक टाइम को डिवाइड करना पड़ता है कि हम तीनों सब्जेक्ट में कैसे डिवाइड करें पर डे, ताकि हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट आए। फिर क्लास नोट्स प्लस शॉर्ट नोट्स बनाना भी एक बहुत हैवी काम है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब लेक्चर वो देखते हैं तो शॉर्ट नोट, माने 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो वो नोट्स बनाते बनाते उनको 2.5-3 घंटा लग जाता है। तो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो उसका क्या सोल्यूशन है, वो भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ तक हम अफोर्ड कर सकते हैं लेक्चर के साथ में नोट्स बनाना, और कहाँ पे हम ये डिसीजन लें कि नहीं, और कोई तरीका, ऑल्टरनेट तरीका हमें निकालना पड़ेगा, दिस इज नॉट वर्किंग। दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर। फिर ऑप्टिमम नंबर ऑफ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो जेई में पूछे गए हैं वो कितने करें, ताकि एक कॉन्फिडेंस आ जाए। पीवाईक्यू वैसे तो क्वेश्चन ही होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जैसे एक्सरसाइज में, वैसे पीवाईक्यू है। बस पीवाईक्यू में क्या होता है कि बच्चा जब पीवाईक्यू खुद कर पाता है तो उसको एक वैलिडेशन मिल जाता है कि जो एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चन आए वो मेरे से हो गया, तो उसको लगता है कि अब सही चल रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद रेलेवेंट मटेरियल, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के बाद कोई भी बुक उठा के चालू कर दिया, तो उससे क्या होता है कि अगर वो ग्रेडेड मटेरियल नहीं है तो उसको, उस बच्चे के दिमाग में कभी पैटर्न ही नहीं बन पाएगा, उसको कभी नहीं पता लग पाएगा कि उसका एक्चुअल लेवल कहाँ पे। क्योंकि बुक्स में यूजली क्या होता है कि क्वेश्चन डम्प्ड होते हैं, या फिर अगर कोई छोटा इंस्टीट्यूट है उसने भी कहीं से कॉपी करके मटेरियल डाल दिया है। प्रॉपर मटेरियल में रिसर्च लगता है, ईयर्स लगते हैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करने में कि कौन सा क्वेश्चन हमें देना चाहिए, कब देना चाहिए, किस स्टेज पे देना चाहिए, क्योंकि दैट ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि बुक में अगर मान लिया कोई पहला क्वेश्चन बच्चे से हो गया तो उसे अच्छा फील होगा, दूसरा क्वेश्चन उससे हुआ ही नहीं, फिर तीसरा नहीं हुआ, तो फिर मान लिया फोर्थ हो गया, तो उसके दिमाग में पैटर्न ही नहीं बनेगा, पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। दूसरे का तो मेरे को सोल्यूशन पढ़ के भी नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। बट इट शुड बी ग्रेडेड, इट शुड नॉट बी एब्रप्ट के कभी टफ आ गया, कभी इजी आ गया, कभी ट्रिक वाला आ गया, कभी बहुत टफ आ गया, कभी मल्टीपल चैप्टर वाला आ गया, ऐसे नहीं होता है। मटेरियल ऐसा ग्रेडेड होना चाहिए कि जैसे कंपटीशन में हम देते हैं एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 और फिर एक्स्ट्रा एज डीपीपी। तो एक्सरसाइज 1 का मतलब क्या है कि अगर कोई एक्सरसाइज 1 कर लेता है तो उसका मतलब मेंस इंश्योर हो गया, ये ठीक है। अगर 60% तक कर लेता है तो उसका मेंस में रैंक आ जाएगी। फिर कोई अगर बच्चा एक्सरसाइज 2 कर लेता है तो उसका एडवांस इंश्योर हो गया। तो लोगों को
बच्चों को उनके अवेलेबल टाइम के हिसाब से जब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं, तो ये सारे फैक्टर बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं कि अगर मान लें कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके पास टाइम ही नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे एक्सरसाइज 1 ही कर लो बस, ये ठीक है। किसी बच्चे के पास टाइम है, वो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कर लेता है, तो फिर हम बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज की तरफ भी जाओ। फिर एक्सरसाइज 1 में कितने क्वेश्चन आपने खुद कर लिए। एक बच्चे ने 80% क्वेश्चन खुद कर लिए, 20% में सॉल्यूशन देखना पड़ा। दूसरे बच्चे ने 60% खुद किए, 40% में सॉल्यूशन देखना पड़ा। तो दोनों का जो अगला स्टेप होगा, अगर दोनों के पास टाइम बचा हुआ है, तो जो अगला स्टेप होगा वो सेम नहीं होगा, वो भी अलग-अलग होगा उनके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एंड लास्ट चीज़ आ गई प्रायोरिटाइजिंग। जैसे मैंने बोला कि आइडियली तो जितना भी मटेरियल दिया जा रहा है वो हमें सब खत्म होना चाहिए और रिवीजन होना चाहिए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। बट अगर टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल तो बहुत सारे हैं, हर बच्चे के पास अलग अलग टाइम अवेलेबल है, उनका एक्सपोजर अलग अलग है। कुछ बच्चे 9-10 से भी तैयारी चालू कर देते हैं, फिर उनकी रिसेप्टिविटी अलग अलग है। तो इतने सारे फैक्टर की वजह से कोई एक फिक्स्ड मोल्ड नहीं बनाया जा सकता कि सभी बच्चों को ये फॉलो करना है। तो हर बच्चे को अपनी जिसे बोलते हैं ना कि कैपेबिलिटीज, नीड और जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि टॉप प्रायोरिटी मेरी ये चीज़ है, फिर सेकंड प्रायोरिटी ये है, फिर अगर टाइम परमिट करेगा तो थर्ड एक्टिविटी मैं ये करूंगा, फोर्थ एक्टिविटी ये करूंगा। इस तरह की चीज़ें करने में भी बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी लगती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम विदाउट ऐसे किसी भी थिंकिंग के कुछ भी करने चालू कर दें, तो हो सकता है कि भले हम मेहनत कर रहे हैं बट उसका आउटपुट ना आए। तो बहुत सारे बच्चे जैसे बोलते हैं ना कि मेहनत तो करते हैं, 10-12 घंटे पढ़ते हैं, बट हमारा रिजल्ट नहीं आता। उसका रीजन ये है कि आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज सही से नहीं किया है। अगर कोई बच्चा 10-12 घंटे पढ़ रहा है डेली, क्लासेस वगैरह सब मिला के, और एवरेज आईक्यू का बच्चा है जेई के हिसाब से, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। अगर उसने स्मार्ट प्लानिंग कर रखा है, प्रायोरिटाइजिंग उसको प्रॉपरली आता है, तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। केवल मेहनत करना इज नॉट सफिशियंट, स्मार्ट हार्ड वर्किंग इज रिक्वायर्ड। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर थॉट का क्या मतलब है? जैसे हमने बोला कि बच्चों के पास अलग अलग टाइम अवेलेबल है, तो या फिर बच्चों की रिसेप्टिविटी अलग अलग है, तो उसका ये मतलब नहीं कि अगर किसी बच्चे की रिसेप्टिविटी बहुत अच्छी है और एक बच्चे की थोड़ी सी कम है, या फिर एक बच्चे का एक्सपोजर अच्छा है कि उसने 10 से तैयारी चालू कर दी, तो उसने चार से चैप्टर तो पहले ही निपटा दिए। विज दूसरे बच्चे ने 11 से चालू की तैयारी, तो वो थोड़ा सा पहले से पीछे था। या 11th में भी कुछ बच्चे रिजल्ट आने के बाद तैयारी करते हैं, तो वो और लेट हो गए। तो ऐसा नहीं कि ये जो सेकंड बच्चा है वो कभी पहले वाले को कैचअप नहीं कर सकता, कर सकता है, बट उसके लिए प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए। उसके लिए हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली जो टेस्ट है वो कब आएगा, कब किस तरह के स्किल सेट की जरूरत होगी। तो मतलब जैसे बच्चे की जर्नी में सबसे पहले उसको जेई मेंस 1 मिलेगा, जो उस बच्चे को लगभग कब कब मिलेगा, आ, हाँ, ये मिलेगा जैन 26 में। फिर उस बच्चे के बोर्ड्स आएंगे, तो दैट इज समवेयर अराउंड मार्च 26। फिर जेई मेंस का जो 2 ऑप्शनल एग्जाम होते हैं, दूसरा ऑप्शनल एग्जाम आएगा, वो आएगा अप्रैल 26 में। ठीक है। फिर लास्ट में जेई एडवांस, या तो ये मई लास्ट में आता है, या फिर ये जून फर्स्ट वीक में आता है, ये 26। ये ठीक है, ये भी अप्रैल फर्स्ट वीक में आता है यूजली, और जनवरी के ये यूजली थर्ड वीक में आता है, अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके हिसाब से। तो अब जो हमारी प्रिपरेशन है, अगर मेरे को चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, अगर मेरे को प्लानिंग करनी है, तो ऐसे करनी है कि सबसे पहले मेरे से ये मिलेगा, जेई मेन 1 मिलेगा, तो यहां तक जब मैं पहुंचू तो इसके लिए आई शुड बी रेडी। ये ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसकी प्रिपरेशन माने ठीक नहीं चल रही है, और वो एडवांस की भी खूब प्रैक्टिस किए जा रहा है साथ में, कि मतलब कोर्स में तो उसका बैकलॉग चल रहा है, बट वो मेंस की भी कर रहा है और एडवांस की भी कर रहा है। वो यहां तक जब पहुंचा, और मान लिया उसका 80% ही सिलेबस हुआ, विज दूसरा बच्चा उसने क्या किया कि टाइम कम है, एडवांस को थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं, क्योंकि एडवांस के लिए तो आगे भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसने सेम रिसोर्सेज, सेम आईक्यू से 100% मेंस लेवल तक का तैयार कर लिया, तो वो यहां पे मेंस में अच्छा कर पाएगा। अब जब उसने यहां पे अच्छा कर लिया, ये ठीक है, यहां पे वो टेंशन फ्री हो गया मेंस से, तो अब ये वाला जो एग्जाम है ये उसके लिए केवल फॉर्मेलिटी रह गया। अब वो यहां से लेके यहां तक फुल्ली एडवांस को डिवोट कर सकता है टाइम। बट जिस बच्चे का मेंस खराब हो गया,
वो क्या होगा कि वो कंफ्यूजन में आ जाएगा कि मेंस 2 के लिए तैयारी करूं या एडवांस के लिए। तो वो इन दोनों, ये जो टाइम उसके पास है, इसको वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। वो मतलब इसी उसमें रहेगा, कभी मेंस पढ़ेगा, कभी एडवांस पढ़ेगा, उसमें मार्क्स गिर गए तो फिर वो पढ़ना चालू कर दिया। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता है कि फ्यूचर में माइलस्टोन क्या क्या है, कब कौन आएगा। तो उसके हिसाब से भी हमें चीजों को कस्टमाइज करना पड़ता है अपनी नीड के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, अपने एक्सपोजर के हिसाब से, अपने आईक्यू के हिसाब से। ठीक है, तो इसी बात के लिए मैंने बोला कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज मस्ट बी पर्सनलाइज्ड। ये ठीक है, मतलब इसका मतलब ये कि कुछ कुछ जैसे पहले मूक्स चलते थे, मतलब मैसिव ऑनलाइन कुछ ऐसे क्लासेस बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हार्वर्ड वगैरह में चलते थे, जिसमें लाख लाख बच्चे होते थे। तो उन्होंने एक दो साल चलाए, फिर उन्हें समझ में आ गया कि दिस इज नॉट वर्किंग, और फिर उन्होंने बंद कर दिया। बट आजकल ऑनलाइन में भी कहीं कहीं बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि मान लिया एक बैच में 4,000 बच्चे हैं या 2,000 बच्चे हैं या 1,000 बच्चा है। अब तुम ये समझो कि वो अगर मान लिया एक बैच में 1,000 बच्चे हैं, तो उनकी जो रिसेप्टिविटी लेवल होगी वो बहुत अलग अलग होगी। अब जो टीचर पढ़ाने वाला क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक मीडियन लाइन लेगा। ठीक है, अब मीडियन लाइन लेने से जो बच्चे की रिसेप्टिविटी बहुत फास्ट अच्छी है उसको भी लॉस हो रहा है, और जिसकी बहुत स्लो है उसको भी लॉस हो रहा है, क्योंकि दोनों के लिए ही कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जो जेई की टॉप 100 रैंक में आता है, मेंस के एग्जाम की बात कर ले, मेंस के, ये ठीक है, जिसकी 100 रैंक के आसपास होते हैं, मैंने रैंक 1 भी नहीं लिया, उसको तो हमने एक्सेप्शनल केस मान के हटा दिया। और जेई में लगभग जैसे 10,000 सीट है, जब ढंका में कुछ मिल जाता है, और 10 के रैंक पे जो बंदा होता है, ये ठीक है, इन दोनों के जो मार्क्स है, अगर इसका एक्स है तो इसका लगभग x/2 होता है। ये ठीक है, अगर इसने 300 में से एक्स मार्क्स स्कोर किए हैं 100 रैंक वाले ने, तो जो 10,000 रैंक के अंदर होगा वो भी सिलेक्टेड ही है आईआईटी के अंदर। ये ठीक है, बट उसके जो मार्क्स है वो x/2 है। केवल आधे मार्क्स लाके भी दोनों ही सिलेक्टेड है। ये ठीक है, अब ऐसे दो बंदों को अगर हम एक ही बैच में बिठा दें तो दोनों के साथ ही नाइंसाफी होगी। इसकी भी रैंक 100 से नीचे उतर के 1,000 2,000 पे आ जाएगी, और इसकी हो सकता है 10,000 से बाहर चला जाए, 20,000 पे चला जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसके उसको जो टाइम था उसे अपने हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए था। बट अगर ऐसी क्लास में हम बिठा दें जहां पे बहुत नॉन होमोजीनियस सी चीजें हैं, तो दोनों ही कॉम्प्रोमाइज होगा, दोनों, क्योंकि दोनों ही कुछ एक्टिविटी ऐसा कर रहे होंगे जिसकी उनके नीड नहीं है, मतलब उनके लिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है, जहां पे उसका टाइम वेस्ट होगा डेफिनेटली। तो इसलिए पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि पहले लोग बोलते थे, जैसे हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स भी बोलते हो कि हम तो ऐसे पढ़ लेते थे, पढ़ने वाले का सिलेक्शन तुरंत हो जाता है, पढ़ोगे तो अच्छे ही मार्क्स आएंगे। बट आज से 20 साल पहले और अभी में इतना डिफरेंस है आईआईटी जेई के अंदर। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, दैट इज सेम थिंग, बट 20 साल में जो पेपर्स आए हैं आईआईटी जेई के अंदर, जेई इज नोन फॉर इट्स इनोवेटिव एंड न्यू क्वेश्चंस। मतलब हर पेपर में कुछ ना कुछ नई चीज आती है। अब वो जो नई चीज आई, नई टेक्निक आई, नई थ्योरी आई, देखने का एक नया नजरिया आया, हर साल जो आया वो आपके सिलेबस में ऐड होता चला गया। मतलब भले ही उसको थ्योरी में ना बोले, बट प्रैक्टिस में तो कहीं ना कहीं आपकी कोचिंग में जरूर पढ़ाया जाएगा। तो उससे क्या हो गया कि हर साल जो सिलेबस है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अब इस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि सिलेबस इतना ज्यादा है, नाउ टीचर हैज टू डिसाइड कि किस बच्चे को कितना देना है, कौन से वाला पोर्शन देना है, ताकि उसका मैक्सिमम भला हो। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी चेंज नहीं हुआ है, थ्योरी चेंज नहीं हुआ है, बट ये वाला जो बर्डन है उसकी वजह से इतना ज्यादा वॉल्यूमनस हो गया है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसे प्रायोरिटी पता होनी चाहिए, किस प्रायोरिटी ऑर्डर में उसको पढ़ना है, ताकि उसके हिसाब से उसकी बेस्ट पॉसिबल रैंक आए। एंड दिस शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल कि हम कि इस वर्ड का इतना ज्यादा महत्व अब क्यों है। मतलब अब ऐसे नहीं है कि पहले एक क्लास में सबको पढ़ा दिया, क्योंकि पढ़ाने के लिए इतना कुछ ज्यादा होता ही नहीं था। आज से 20 साल पहले की बात करें, थ्योरी करा दो और क्वेश्चन उससे पहले वाले जो आए थे वो करा दो। बट अब तो 20 साल में 20 साल के नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ज्यादा बढ़ गए हो, जबकि कोविड एरिया में तो एक साल में 30-30 पेपर हुए हैं। तो उस 30 पेपर में इंटू 25 क्वेश्चन, कितने ज्यादा क्वेश्चंस हो गए उसमें। अगर मान लिया 10-20% भी नए क्वेश्चंस थे जो पहले नहीं आए थे, तो वो सारा थ्योरी में ऐड हो गया। तो इट हैज बिकम सो वॉल्यूमनस कि पर्सनलाइजेशन इज द की, कि केवल अगर बच्चा 10-12 घंटे मेहनत करे आंख बंद करके तो उससे काम नहीं होगा। उसे ये भी देखना पड़ेगा कि उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट है, उसके हिसाब से क्या क्या उसे खाना चाहिए,
ताकि वो बेस्ट परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि टास्क प्रायोरिटी लिस्ट फॉर 2% नीड नॉट टू बी द सेम। तो मतलब ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे एक ही एग्जाम है, दोनों को सेम ही चीज पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, अब चीजों को हाईली जैसे बोलते हैं ना सिस्टमैटिकली और इतना टेक्निकल हो गया है कि हम हर बच्चे के हिसाब से बता सकते हैं कि तेरे लिए अभी ये काम करना कोई यूजफुल नहीं है, इसकी बजाय अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ेंगे और डेफिनेटली यू विल गेट ए बेटर रैंक। तो हर 2% आर डिफरेंट नाउ डेज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर कोई बच्चा जेई 2026 के लिए कंपटीशन के साथ प्रिपरेशन करना चाहता है तो हाउ ही कैन डू इट। तो सबसे पहले तो अगर बच्चा मान लिया फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। वी वर द फर्स्ट पीपल इन इंडिया जिन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट यूट्यूब पे, जिसे बोलते हैं फर्स्ट बैच में जो पढ़ाया जाता है उतना एग्जॉस्टिव आराम आराम से, ताकि किसी को डाउट ही ना आए। ओवर एक्सप्लेनेशन तो हम बोल सकते हैं कि हमने चीज़ों को और ज़्यादा इतना खोल खोल के पढ़ाया है कि ज़्यादा ही हो गया है कुछ कहीं कहीं तो एक्सप्लेनेशन ना। वो सब आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं मोहित त्यागी पे, जहाँ पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है सारे चैप्टर्स की। यहीं पे अगर आप सर्च करोगे चैनल के कंटेंट में, ये बेसिकली जो सर्च का ऑप्शन है यूट्यूब पे चैनल के कंटेंट को, ये मोबाइल में नहीं है डेस्कटॉप पे आ जाता है। तो वहां पे अगर आप चैप्टर सीक्वेंस डालोगे तो आपको ये भी मिल जाएगा कि किस किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना चाहिए। तो यहां से आप पूरा थ्योरी समझ सकते हो किसी भी रैंक के लिए। मतलब एवरी ईयर देयर विल बी सम स्टूडेंट जो हो सकता है किसी टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो भी वो हमारे चैनल से पढ़ते हैं अच्छी रैंक लाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है उसको कोई पर्टिकुलर चैप्टर वहां पे समझ में ना आया हो या छूट गया हो, तो दे टेक बेनिफिट। और कुछ बच्चे इंटायरली इसी यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं कि उसके टीचर के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठी, डिस्पाइट बीइंग इन द फर्स्ट बैच ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, तो भी वो पूरा सिलेबस यहीं से पढ़ते हैं और वो फिर टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आते हैं। तो अगर मतलब यहाँ तक के लेवल का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। बस इसके साथ में आपको एक कोई टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी। जो टेस्ट सीरीज है वो ऑफकोर्स रेलेवेंट होना चाहिए। कंपटीशन की भी टेस्ट सीरीज है तो यू कैन कंसीडर दैट आल्सो। अच्छा, अगर आपने मान लिया टेस्ट सीरीज ले ली और पूरे साल वो चल रहा है, तो फिर जो सीक्वेंस है चैप्टर का फिर वो हम टेस्ट सीरीज के हिसाब से रखें ताकि उसको हम मैच कर पाए। तो इन अ वे दैट विल इन्फोर्स सम डिसिप्लिन आल्सो इन यू के इस टेस्ट से पहले पहले मेरा ये सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको कोई बुक या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लेना पड़ेगा। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? तो बुक तो मैं लास्ट रिजॉर्ट बोलता हूँ कि अगर मान लें कुछ भी नहीं है तो फिर बुक ले, अदरवाइज डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल या करस्पॉन्डेंस कोर्स जिसको बोलते हैं डीएलपी ले। वो अगर किसी नेशनल इंस्टीट्यूट का लेंगे, कंपटीशन का भी है, तो वो भी यू कैन कंसीडर। तो उसमें चीज़ें सिस्टमैटिक हो, जैसे हम लोगों ने ग्रेडेड मटेरियल होगा, कहीं ऐसा नहीं होगा उसमें प्रॉपरली काम कर रखा होगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन डंप करके दे रखा होगा। या फिर अगर किसी इंस्टीट्यूट का जो यूजली उनका मॉड्यूल्स होते हैं जो उन्हें बुकलेट प्रोवाइड की जाती हैं क्वेश्चन की, वो भी हम कर सकते हैं। बट उस बुकलेट का फिर हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन है और आंसर है, अब तुम बैठ के सॉल्व कर रहे हो, मान लिया 10 में से 4 सॉल्व हो गए, 4 सॉल्व नहीं हुए, तो फिर उन 4 सॉल्व जो नहीं हुए उनका हम आंसर ढूंढ रहे हैं नेट पे। तो ये बहुत ही पेनफुल एक्सरसाइज है, उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और मतलब प्रिपरेशन डिले हो जाएगा। वैसे कि प्रिपरेशन करने का ये कोई सही तरीका नहीं है। तो जो भी आप मटेरियल लें उसका मेक श्योर कि यू हैव ए सोल्यूशन। ये ठीक है, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, कम से कम टेक्स्ट तो होना ही चाहिए, वीडियो है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिसिप्लिन एंड मोटिवेटेड सेल्फ। क्योंकि जब आप कोई गाइड करने वाला नहीं, वैसे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी गाइडेंस के जो वीडियोस हैं वो लगातार आते रहते हैं कि क्या क्या गलतियां कर सकते हैं बच्चे, कैसे पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज आती रहती है। तो इफ यू आर मोटिवेटेड इनफ, क्योंकि मोटिवेटेड तो आपको खुद ही रखना है अपने आप को, कि आप डेली 10 से 12 घंटे पढ़ो और पढ़ाई करो। मतलब ऐसे नहीं कि हम घंटे गिन रहे हैं, केवल पढ़ाई होने रही, दिमाग में कुछ जा नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड अगर हाईली डिसिप्लिन हो तो यू कैन गेट एनी रैंक फ्रॉम दिस। तो ये तो उन बच्चों के लिए हो गया हु आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ। और अगर कोई पेड बैच लेना चाहता है तो उसके लिए कंपटीशन लेके आया है प्रखर इंटीग्रेटेड 25-26, मतलब जो बच्चे जेई 26 में देंगे उनके लिए। अब वो बच्चा 11 से 12 मूविंग भी हो सकता है या फिर अर्ली ड्रॉपर भी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि 12th में पढ़ने वाला बच्चा जिसने अभी तक प्रिपरेशन नहीं किया है बट वो सोचा था कि ड्रॉप लेके करेंगे, तो उसमें अगर 4-5 महीने अभी ऐड कर दें और अभी से वो प्रिपरेशन करे तो ही विल बी बेटर प्रिपेयर्ड। या फिर जैसे हमने बोला कि एक एक्सट्रीम केस में फर्स्ट ड्रॉपर भी हो सकता है, जो
फर्स्ट ड्रॉप लिया, प्रिपरेशन पहली बार स्टार्ट की, अच्छा नहीं हुआ, अब वो सेकंड ड्रॉप अगर लेने की सोच रहा है, वैसे बहुत कम बच्चे होंगे। जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज 14 नवंबर से ये बैच स्टार्ट होगा। जो एंड डेट है, एंड डेट दो तरह की है। एक तो लेक्चर हम शेड्यूल करके देंगे कि जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड शेड्यूल्ड लेक्चर्स है, मतलब एवरी डे 3 लेक्चर्स विल बी अनलॉक्ड पीसीएम के 1.5 घंटे के। और फिर एक बार अनलॉक हो गया तो फिर वो आपके पास अवेलेबल रहेगा बिल्कुल लास्ट डे तक। बट डिसिप्लिन को इन्फोर्स करने के लिए जो कल वाला लेक्चर है, जो कल वाला लेक्चर शेड्यूल किया गया है, वो आज अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो जो क्लासेस शेड्यूल्ड होंगी वो नवंबर 2025 तक फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बट उसका मतलब ये नहीं कि उसके बाद हमारा एसोसिएशन खत्म हो गया। उसके बाद वी हैव आर रिवीजन कोर्सेज, मेंस का और एडवांस का। मतलब मेंस का तो नवंबर के बाद कराया जाएगा और मेंस 1 के बाद एडवांस का कराया जाएगा, ये ठीक है। वो ये कैट्स बैच है हमारा और इसमें चैंप बैच है। अच्छा, ये सारे जो चीजें हैं दे आर इंक्लूडेड इन दिस बैच, मतलब इनको कोई अलग से खरीदना नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। अगर आपने ये बैच ले लिया फिर आपको कुछ भी परचेज नहीं करना, ना कोई मटेरियल, ना कोई टेस्ट सीरीज, ना किसी भी तरह के, जैसे को ये बोलते हैं ना कि रिवीजन कोर्सेज, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। या कस्टमाइज्ड करने के लिए अपनी प्रिपरेशन को हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह के कोर्सेज भी दे रखे हैं कि मान लीजिए किसी को पीएनसी अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है पीएनसी में छोड़ के जाना चाहता हूँ, तो हम उसको बोलते हैं कि पीएनसी छोड़ के मत जाओ, तुम हमारे जो सीक्यू बैच है उससे कम से कम कर लो। तो वो लेक्चर आर आल्सो प्रोवाइडेड विद इन दिस बैच। तो अगर किसी बच्चे को इस तरह का फोबिया है किसी चैप्टर से, या कोई बच्चा ऐसा हो सकता है क्यों बोले कि ये 4 चैप्टर तो मैंने पढ़ रखे हैं, मेरे को तो बाकी सारे फ्रेश से पढ़ने हैं, बस इन चारों का हमें जल्दी जल्दी एक बार पढ़ना है, तो उनके लिए हम फास्ट लेन देते हैं। वो फास्ट लेन भी इसके अंदर अवेलेबल है, वो भी आपके डैशबोर्ड में लेक्चर्स रहेंगे। तो अगर कोई चैप्टर आपने अच्छी तरीके से कर रखा है तो उसमें दोबारा बिल्कुल जीरो से पढ़ के टाइम वेस्ट करने के बजाय उसमें और ज़्यादा प्रैक्टिस की जा सकती है उतने टाइम में, केवल एक बार फास्ट फास्ट पढ़ के। तो उसके लिए फास्ट लेन में तो उस तरह के जो कोर्सेज हैं, सी क्यूब हो गया, फास्ट लेन हो गया, या कोई बच्चा बोले कि ये चैप्टर तो मैं केवल मेंस के लेवल का पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारा प्रबल बैच है। वो सारे चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। सारी टेस्ट सीरीज होगी, इवन टेस्ट सीरीज आगे जाके WBJE की होगी, UGEE हो गया, MSCET हो गया, इनकी टेस्ट सीरीज भी, या बिट सेट हो गया, वो भी बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि बच्चों को कहीं भटकना पड़ रहा है। ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग, जो भी मेन स्ट्रीम वाली चीजें हैं, ताकि बच्चे का काम केवल रहे पढ़ना, और उसको मतलब उसका टाइम इस प्लानिंग वाली चीज में या फिर रिसोर्स हंटिंग में वेस्ट ना हो, बिकॉज टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो सारा टाइम हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि मटेरियल कौन सा होना चाहिए, कितने क्वेश्चन होने चाहिए। कोई बच्चा बोले कि हमने आपका जो दिया हुआ मटेरियल वो सारा कर लिया, तो देखो दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 99.99% बच्चे मटेरियल नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सारा मटेरियल हम देते हैं। फिर भी अगर बाई चांस किसी ने कर लिया तो उसका मतलब क्या है कि उसका डेफिनेटली टॉप 100 के अंदर रैंक आ जाएगा। अगर वो बोलता है कि मेरे पास टाइम खाली है, तो हम और ज़्यादा मटेरियल वी विल प्रोवाइड, ही नीड नॉट टू फाइंड ऑन द इंटरनेट, ठीक है। तो जो बच्चे का एसोसिएशन है या फिर जो इस बैच की जो वैलिडिटी है, वो उसके पास एडवांस जब तक 26 में नहीं हो जाता, मतलब दैट विल बी जून 26 तक इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी। मतलब उसके पास जितने भी मैंने बैचेस बोले, सब बैचेस रहेंगे, सब लेक्चर रहेंगे, पीडीएफ्स, ईच एंड एवरीथिंग, टेस्ट सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। तो एक्सेस ऑफ द बैच मैंने बता दिया। फीस इसकी 45,000 है, लास्ट ईयर भी 45,000 थी, तो अभी इस बैच के लिए 45,000 ही है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। जो कोर्स कवर करेंगे वो इंटायर जेई का मेंस और एडवांस के हिसाब से 11th प्लस 12 का सारा कोर्स कवर करेंगे। जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 5 to 6 क्लासेस, 5 to 6 डेज पर वीक होगा, मतलब 6 डेज, 6 डेज भी चलेगा और 5 डेज भी चलेगा कुछ दिन के लिए। और एक वीक में 5 से 6 दिन आना पड़ेगा। हर दिन 3 क्लासेस होगा, 1.5 घंटे की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का। तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी वेरी एग्जॉस्टिव, तो वो तो आपको 100% देना ही पड़ेगा, तभी आपका बेस्ट रैंक आपके पोटेंशियल के हिसाब से आप सोच सकते हो लाने का। तो अगर किसी भी तरह की इंक्वायरी है और इस कोर्स से रिलेटेड, तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर, Tetra8 Tetra 021 या 74109000। ये तीनों में कॉमन ही है, 901 906 908, इन चारों में से किसी भी नंबर पे बात कर सकते हो। इफ यू वांट टू रजिस्टर इनटू दिस बैच देन यू कैन यूज द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आगे चलते, अब क्या है एक्शन प्लान। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान है कि इफ यू हैव डिसाइडेड, काफी बच्चे क्या होते हैं कि इधर उधर घूम रहे हैं। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि उन्होंने कोई सस्ता सा कोर्स ले लिया
उन्हें लगता है कि बस इससे ही सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो सोशल मीडिया पे जाके इधर-उधर स्ट्रैटेजी बनाते फिरते हैं। मतलब किसी से पूछते हैं कि मैं अगर ये पढ़ लूँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा। मतलब कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है जो खुद को उसे पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो दूसरे से पूछ रहा है कि अगर मैं ये वीडियो देखूँ तो क्या मेरे को समझ में आएगा? और वो दूसरा भी बता रहा है कि हाँ, तेरे को इससे समझ में आ जाएगा, इससे समझ में नहीं आ जाएगा। मतलब ऐसा बच्चे को तो जेईई की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज़ सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अलग-अलग होता है। अगर किसी ए बच्चे को समझ में आ रहा है, हो सकता है बी को ना समझ में आए। दोनों का रिसेप्टिविटी अलग-अलग होगा, तो एक कोई यूनिवर्सल चीज़ नहीं हो सकता कि जो सबको ज समझ में आए। अभी जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि टॉप 100 और 10,000 वाला जो बच्चा है, उसी में मार्क्स आधे हो जाते हैं। तो जो 10,000 वाला होगा और जो 1 लाख वाला बच्चा होगा, उसके तो मार्क्स पता नहीं कितने ज़्यादा डिफरेंस आ जाता होगा। तो अगर मान लिया कोई 1 लाख वाले बच्चे ने एक पर्टिकुलर वीडियो देखा, उसको समझ में नहीं आया क्योंकि उसकी रिसेप्टिविटी इतनी है ही नहीं। और वो रिसोर्स हो सकता है बहुत अच्छा हो और वो आपको बोले कि तेरे को समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया था। तो हो सकता है कि जिसकी रैंक 10,000 आने वाली हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स मिस कर दे। वैसे जिसकी रैंक 10-20 हज़ार, आई विल से कि पहले जो 20-30 हज़ार वाले बच्चे होते हैं, उनमें इतना आईक्यू होता है कि इस तरह की बचकानी बातें करने के। सोशल मीडिया पे अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि यहाँ से समझ में आएगा या स्ट्रेटजी पूछ रहे हो, तो यू डोंट इवन नो कि जो सामने वाला बंदा है वो फेसलेस बंदा है, कि पता नहीं किस यूजर नेम से बैठा हुआ है, कि वो बच्चा है भी या नहीं है, या कहीं का एजेंट है, किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे बच्चों को यूजली मतलब जो मैंने बोला कि 10-20-30 हज़ार में आने वाले बच्चे यूजली शुरू में हो सकता है कि थोड़ी बहुत गलती करें, बस अगर वो थोड़ा सा भी एनालिसिस करते हैं तो उनको समझ में आता है कि समथिंग इज रॉन्ग, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो अगर ये सब हो गया है एंड यू आर सेटिस्फाइड कि अब तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, मतलब अगर आपने ये डिटरमाइन करा कि मेहनत ही करनी पड़ेगी, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है, तो फिर जितना आप डिले करेंगे उतना ही आपकी जो रैंक एक्चुअल आएगी वो नीचे होती चली जाएगी। मतलब अगर मान लिया किसी बच्चे का पोटेंशियल है 500 रैंक लाने का, और वो अभी से ना शुरू करके अप्रैल से शुरू करे, तो हो सकता है कि जो उसकी रैंक आए वो 8-10 हज़ार आ जाए। ये ठीक है, इतना नीचे चला है क्योंकि जो उसने 3-4 महीने ये लूज कर दिया उसकी वजह से। प्लस एक सर्टेन टाइम के बाद, वैसे तो जितना हम लेट करेंगे उतना ही हमें रिक्वायर्ड एफर्ट और ज़्यादा करने पड़ेंगे। मतलब रैंक तो नीचे जाएगी जाएगी, बट सिलेबस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एफर्ट और ज़्यादा मारने पड़ेंगे, फिर भी उतनी रैंक नहीं आएगी। और एक एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसके और हमने बियॉन्ड चले गए, तो फिर इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गेट एनी रैंक या कवर द गिवन सिलेबस। तो सबसे कीवर्ड क्या है कि अगर आपको समझ में आ गया है कि आप क्या गलती कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, तो अभी से स्टार्ट करें। मतलब इसको आगे फ्यूचर पे ना टालें। फ्यूचर पे टालने का मतलब क्या है कि आपका ब्रेन अभी भी बदमाशी कर रहा है, अभी भी वो जिसे बोलते हैं आलसी है, वो अभी भी रीजन ढूंढ रहा है मेहनत नहीं करने के। सेकेंड थिंग, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन ऑफ कोर्स इज रिक्वायर्ड। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन आपको 100% चाहिए होगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू से कि वो लोग एक मूवी देखने गए तो मैं भी चलता हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो, जेई देने वाले ही 14-15 लाख बच्चे हैं, उनमें से ही 1% का सिलेक्शन होता है। और 14-15 लाख के ऊपर 1-2 करोड़ बच्चे तो ऐसे हैं कि जो जेई देते भी नहीं है डर के मारे। तो वो जो 1-2 करोड़ जो बच्चे हैं जो 12th में पढ़ रहे होंगे, उनसे इस सेलेक्टेड क्लब में आना, 10-12 हज़ार के क्लब में आना, मतलब विच इज 0.01 समथिंग लाइक दिस, तो या 0.1% के आसपास इस क्लब में आने के लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ तो आपको जिसे बोलते हैं ना कि सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू व्हाट दे आर डूइंग, अदरवाइज यू विल एंड अप वेयर दे विल एंड अप। कहीं बीएससी कर रहे होंगे, कहीं इधर उधर के काम कर रहे होंगे। तो इसलिए डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन मेरे को होना चाहिए, मतलब मेरे को ये फील नहीं होना चाहिए, बुरा फील नहीं होना चाहिए कि मैं ही पढ़ रहा हूँ। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको फ्रूट भी तो आपको ही मिलेगा। और डेडिकेशन 100% होना चाहिए कि हमें केवल पढ़ाई दिखाई दे और कुछ भी ना दिखाई दे। मतलब एक दो साल के लिए सारा चीज भूल जाएं। ईच एंड एवरीथिंग कैन वेट, बट योर कैरियर कैन नॉट वेट। अगर आपने ये 1-2 साल, ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं जिनके ऊपर आपका अगले 30-40 साल का प्रोफेशनल कैरियर डिपेंड करता है, तो यहां पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। ठीक है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जो भी उनके साथ मान लीजिए गड़बड़ चल रही होती है, बस वो ऐसे बोलते हैं कि गड़बड़ चल रहा है, बट वो कभी ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं चलेंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, कि कहाँ मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। इस पे अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं। ठीक है। स्मार्ट प्लानिंग, जैसा मैंने बोला कि आज की डेट में बिकॉज इतनी ज़्यादा वॉल्यूमनस स्टडी है
केवल आंख बंद करके पढ़ने से काम नहीं चलेगा। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर ए प्लान विच विल बी स्मार्ट, और जो आपको मैक्सिमम रिटर्न दे, उसके लिए आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। ये ठीक है। टाइम टू टाइम, अगर मान लिया कोई बच्चा अभी सुधर गया है और उसने टाइम वेस्ट करना बंद कर दिया, खूब मेहनत करना चालू कर दिया, तो भी ऐसा नहीं कि अभी से लेके जेई के एग्जाम तक उसकी सारी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथ आएगी। बीच में फिर भी चैलेंजेस आएंगे, फिर भी आपको बार बार कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, चीज़ों को वापस प्रिपरेशन, और कभी भी थोड़ा सा भी डेविएट हो उसका वापस पटरी पे लाना पड़ेगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बीइंग प्रैक्टिकल, कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि अब तो मैं बिल्कुल ही छोड़ के रख दूंगा एग्जामिनेशन, और वो बोलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर लेते हैं और उसमें बोलते हैं मैं 500 क्वेश्चन करूंगा इसके अंदर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर 500 क्वेश्चन करोगे तो 3-4 चैप्टर और आगे निकल जाएंगे। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि क्या मेरी रैंक 50 में आ जाएगी, मतलब अभी तक तो उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है, फिर वो सोचते हैं टॉप 50 में आ जाएगी क्या। बस वो ऐसे सोचते हैं कि टॉप 50 में आ सकती है क्या, किस तरीके से आ सकती है, वो ऐसे करते करते और 2-4 महीने निकाल देंगे। मतलब रैंक के बारे में तो अभी सोचना ही नहीं चाहिए, पहले तो अपना 100% दो ना। अगर आप 100% दोगे, 2-4 महीने लगातार मेहनत करोगे जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, देन यू विल स्टार्ट गेटिंग फील कि आपका रैंक बैंड क्या है। ये ठीक है। केवल बोलने से रैंक नहीं आ जाएगी, या केवल स्ट्रैटेजी पूछने से रैंक नहीं आ जाएगी। स्पेशली जो चाहिए मुझे 1000 में रैंक आ जाएगी मेरी, क्या 100 के अंदर रैंक आ जाएगी, उसका मतलब क्या है कि वो कामचोर है, वो मेहनत नहीं करना चाहता। ठीक है। चूजिंग राइट मटेरियल, जैसा मैंने बोला कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मटेरियल गलत चूज कर लिया तो डिस्पाइट यू बीइंग वेरी हार्ड वर्किंग, ये ठीक है, आपका आईक्यू सब अच्छा है, बट आपके दिमाग में वो सिस्टमैटिक पैटर्न्स नहीं बनेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगी मेरी प्रिपरेशन कहाँ है, हैफेजर्ड हो जाएगा। तो इसलिए मटेरियल चूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सिमिलरली रिसोर्सेज, मतलब टेस्ट सीरीज के लिए भी सेम चीज है। कोई कोई टेस्ट सीरीज क्या होता है कि जैसे छोटे शहरों में हर तरह का बच्चा बैच में बैठा होता है। ऐसा बच्चा भी जिसको केवल बोर्ड का पढ़ना है, ऐसा बच्चा जो आईआईटी में जाना चाहता है, ऐसा बच्चा जो मेंस में जाना चाहता है। तो वहाँ पे टीचर क्या है कि बहुत हल्का फुल्का पढ़ाते हैं ताकि सभी खुश रहें, ये ठीक है, उनकी ताकि उनकी फीडबैक अच्छी आए। अब जब ऐसा पढ़ाया गया है तो फिर उन्हें टेस्ट भी ऐसा लेना पड़ता है कि हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे और जिससे बच्चों को फील गुड रहे। और लास्ट में जब वो बच्चा एक्चुअल पेपर देता है तो उसे लगता है वो तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता। एक ये तरीका हो सकता है। एक दूसरा साइड क्या हो सकती है कि टेलीग्राम वगैरह पे कुछ कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे करते हैं कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन बना के एक पेपर डाल देते हैं, फ्लोट कर देते हैं, ताकि अगर किसी बच्चे की मान लिया प्रिपरेशन अच्छी भी चल रही है, मान लिया उसने पेपर किया, उसे लगता है मेरा तो कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है इसमें, तो मेरे मार्क्स ही नहीं आए, तो किसी भी एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। मतलब हमारी जो टेस्ट सीरीज होनी चाहिए दैट शुड बी प्रॉपर, जो एक्चुअल एग्जाम है उसको मिरर करना चाहिए। एक्चुअल एग्जाम में भी किसी में टफ या किसी में ईजीनेस आती है, तो वो बट वेरिंग टेस्ट हो गया। ऐसा नहीं हो सकता सारी टफ आ जाए या सारे इजी आ जाए। तो हमारा टेस्ट सीरीज भी सही होना चाहिए, हमारा रिवीजन प्लान भी सॉलिड होना चाहिए, मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। एंड गाइडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आज की डेट में बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या जिनको हो सकता है कि 2-3 साल पहले पास आउट हुए, वो ऐसे ज्ञान देने लगते हैं, ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो। देखो, गाइडेंस इज टोटली डिफरेंट थिंग देन बीइंग सेलेक्टेड। क्योंकि जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो केवल अपने माइंडसेट से सोचता है। तो अगर कोई बच्चा मान लिया सेलेक्ट हुआ है और उसकी रैंक 1000 के आसपास है, तो जो उसका माइंडसेट होगा वो 1000 के आसपास वाले बच्चों के जैसा ही होगा, या जो उसकी कैपेबिलिटीज होंगी तो वो उसी फ्रेम से सोचेगा। अगर उसने प्रॉपर नहीं पढ़ा है तो विज विज कि एक टीचर है, वो मान लिया 20 साल से पढ़ा रहे, उसने हर रैंक के बच्चे को देखा हुआ है। उसने रैंक 10 के बच्चे को भी देखा हुआ है, 100 के बच्चों को भी देखा हुआ है, 500 भी, 5000 भी, 10,000 भी, 1 लाख भी, 5 लाख भी। तो वो ही कैन आइडेंटिफाई, जब वो आपको देखेगा, आपसे बात करेगा, तो ही कैन आइडेंटिफाई कि आप किस रैंक बैंड वाले बच्चे हो, ये ठीक है, या फिर आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, तो आपके लिए बेस्ट क्या है, वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता देगा। क्योंकि आप जैसे बच्चे, उसने बहुत सारे उनका पहले से जैसे बोलते हैं ना कि रिजल्ट देखा होगा कि उन्होंने ये काम किया था, ये उन्होंने गलतियां की थी, और वो हर बच्चे की हर रैंक बैंड के हिसाब से अलग अलग है। इट कैन नॉट बी कि सबके ऊपर एक ही काम कर रहा है। तो इट इज जस्ट लाइक दिस के अगर मान लिया हमें यहाँ से लेके चांद पे जाना है, और अगर हम अपने डायरेक्शन से केवल 1 डिग्री ही डेविएट हो जाए तो भी वहां तक पहुंचते पहुंचते हम बहुत दूर निकल जाएंगे। तो सेम थिंग, अगर मान लिया हमें राइट गाइडेंस नहीं है, थोड़ा सा ही गलत गाइडेंस मिल जाए, तो उस अगर डायरेक्शन में हम गए और हमने 2-3 महीने वेस्ट कर दिए, तो फिर हमें पता लगेगा कि हम डेस्टिनेशन तक कभी नहीं पहुंच सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑथेंटिक गाइडेंस पे ही भरोसा करें। और टेस्ट के बारे में मैंने बोल ही दिया कि यू हैव टू गिव रेगुलर टेस्ट। बहुत सारे बच्चे केवल पढ़ते रहते हैं, वो टेस्ट नहीं देना चाहते, ताकि ऐसा ना हो कि कम मार्क्स आ जाए फिर मेरे को
डिप्रेशन हो जाए। डिप्रेशन अगर तुम घर पे बैठ के अगर टेस्ट नहीं दे पा रहे तो एक्चुअल एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। वहाँ पे तो जो घर पे बैठ के हमारी एफिशिएंसी आती है उससे भी 70-80% एफिशिएंसी आएगी। तो अगर आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ तो हम बिल्कुल लोड नहीं ले सकते। तो टेस्ट हमें रेगुलरली देना बहुत ज़रूरी है, और वो भी एप्रोप्रिएट टेस्ट। ठीक है। अ, अब ये वो वाले बच्चे आ गए, सिलेबस कंप्लीटेड विद कॉन्फिडेंस लेस देन इक्वल्स टू 50%। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जो भी अभी तक पढ़ाया गया है, बट उसमें कॉन्फिडेंस लेवल उसका नहीं है, कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ प्रैक्टिस कर ली, कभी कुछ रिवाइज कर लिया, बट कुछ भी हौच पौच है, कुछ भी ढंग से नहीं किया, ना तो ढंग से पढ़ा है, ना उसमें कॉन्फिडेंस है, ना प्रिपरेशन ना प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस है। तो अगर सब कुछ हौच पौच हो रखा है तो दे शुड स्टार्ट विद ए क्लीन सेट। आई विल से कि अभी भी टाइम है कि हम प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे। हम सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को करेंगे तो फिर आगे जाके जो प्रिपरेशन बिल्ड होगा वो बहुत सॉलिड बिल्ड होगा। मतलब इट इज़ लाइक कि मान लिया हमारी फाउंडेशन बहुत वीक है और उसके ऊपर हम जबरदस्ती ऊपर और स्ट्रांग बिल्डिंग बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगी, वो गिरी जाएगी। तो अगर हम हमारे 11th हमारा लचर पचर है, बिल्कुल कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उसी पे अगर हम 12th के चैप्टर बनाना चाहें, बिल्ड करना चाहें, तो वो ढंग से बिल्ड नहीं होगा। यू विल नॉट गेन एनी कॉन्फिडेंस। या फिर बहुत सारे बच्चे इसमें, जैसे अगर प्रिपरेशन लचर पचर है तो वो क्या करेंगे कि पैच वर्क करने की कोशिश करेंगे कि चलो ये पढ़ लेते हैं, ये मेरा वीक है, फिर वो पढ़ लिया, उसमें पता लगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, तो फिर उन्हें लगता है यार ट्रिग्नोमेट्री में मेरी ढंग से प्रैक्टिस नहीं हुई, फिर उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चालू कर दिया। तो जब ऐसे पैच वर्क होता है तो हमारा टाइम ज़्यादा लग जाता है, फिर भी वो इफेक्ट नहीं आता जो एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ने से। और जो जो भी काम हमें करने होते हैं ना, कि पहले लेक्चर देखना फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रैक्टिस करना मेंस लेवल के क्वेश्चन की सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड टाइम टू टाइम रिवीजन करना, ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में भरी रहें हमेशा। ऐसा ना हो कि हमें सोचने में दिमाग पे जोर पड़ रहा है। ये जब चीज़ें हम फंडामेंटल फॉलो करते हैं तो प्रिपरेशन अपने आप अच्छी बिल्ड होगी। ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ बच्चे वो हो सकते हैं कि केवल कुछ लूप होल्स हैं उनकी प्रिपरेशन में, बट चैप्टर में प्रैक्टिस कम है या फिर उन्होंने रिवाइज कम किया है। तो ऐसे बच्चों को तो आई विल से कि फिर वापस पूरा पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ऐसे बच्चे तो एक बार क्या कर सकते हैं कि सिलेबस फिनिश करने के बाद सिस्टमैटिकली 2-2 3-3 दिन डिवोट 2 दिन डिवोट कर सकते हैं पर चैप्टर, कि उसके हमें नोट्स रिवाइज करने और फिर एक 40-50 क्वेश्चन मेंस लेवल के उसके एक लगाने हैं। तो अगर 25 चैप्टर हैं तो 50 दिन लगेंगे लगभग। तो जनवरी फरवरी या फरवरी मार्च वो यूज कर सकते हैं इस कंसोलिडेशन में कि 11th उनका फिर स्ट्रांग हो जाए, देन दे विल बी रेडी फॉर 12th। ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ बच्चे वो हैं कि जो स्कूल गोइंग है, जिनके पास काफ़ी कम टाइम अवेलेबल है प्रिपरेशन के लिए। तो देखो उनको तो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा डेफिनेटली। अगर आप मान लिया 2 बच्चे हैं, सेम आईक्यू के हैं, सेम मेहनत करें, एक बच्चे को डेली 6-7 घंटे स्कूल में लगाना पड़ रहा है, स्कूल में लिटरली कोई तैयारी नहीं होती है, अच्छे से अच्छे स्कूल में भी वो उनका फोकस केवल मार्क्स लाने पे रहता है, मार्क्स रट के ला सकते हैं, वो समझाने वमझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती वहाँ पे। तो ऐसे बच्चों को चीज़ें पहले तो प्रायोरिटाइज करनी पड़ेंगी, उन्हें कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेंगी, और चीज़ों को जैसे पैरेलली ऐड ना करके सीरीज में ऐड करना पड़ेगा कि ये मैं मेंस 1 के बाद करूंगा। इस तरह की प्लानिंग उन्हें पूरे 26 के एडवांस तक की अभी से करनी पड़ेगी, कि ये वाला फैक्टर मैं यहाँ पे एड्रेस करूंगा, ये वाला यहाँ पे एड्रेस करूंगा। दिवाली की छुट्टी जब पड़ेगी तो मैं पूरे सिलेबस का ढंग से रिवीजन करूंगा एक बार। इस तरह की चीज़ें, या फिर जब हम स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में हम नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। अगर मान लिया पॉसिबल है तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कि जो हमें शीट्स मिली हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरह की चीज़ों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके वही कर लें जो वो बच्चा कर रहा है जो स्कूल नहीं जाता है और उसके पास पूरे 12 घंटे अवेलेबल है। उसकी तरह नहीं है, आपको थोड़ा सा जिसे बोलते हैं ना कि कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज़ भी करना पड़ेगा। एक मोटा-मोटा प्लान पूरा साल तक का बनाना पड़ेगा कि ये चीज़ हम कब एड्रेस करेंगे, एडवांस वाले क्वेश्चन कब करेंगे, रिवीजन कब करेंगे, 11th और 12th के बीच में जब ब्रेक आएगा उसमें क्या करेंगे। इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को स्मूथली कर सकते हैं। अब आते हैं कॉमन मिस्टेक्स ऑफ एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले लेथार्जी टू टेक एनी कॉन्क्रीट मेजर। मतलब बहुत सारे बच्चों को पता लग जाता है ये गड़बड़ है, बट वो उसको देखते रहते हैं, उसके लिए कुछ स्टेप नहीं लेते हैं। अब जितना आप लेट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होता चला जाएगा, उतना ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता चला जाएगा। अगर कुछ भी चीज़ आपको रियलाइज़ हो गया कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यू हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन
इमीडिएटली, वेटिंग फॉर मिरेकल। जैसे मैंने बोला कि कुछ लोगों को पता लगता है कि दिक्कत है, फिर भी वो ये सोचते हैं कुछ चमत्कार हो जाएगा, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। नहीं, जितना आप लेट करोगे उतना ही डिफिकल्ट होता चला जाएगा चीज़ों को मैनेज करना। थर्ड थिंग हो गया, विल टेक ड्रॉप फॉर प्रिपरेशन। ये भी एक वही एटीट्यूड हो गया कि जो अभी की प्रॉब्लम है वो हम फ्यूचर पे डाल दें और फ्यूचर की लाइफ को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना दें। फिर हमें फ्यूचर में लगेगा यार पहले ही करना चाहिए था, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह का डिफीटिस्ट एटीट्यूड आ जाएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। ठीक है, फर्स्ट लेट मी डू 12th पोर्शन। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे कि जैसा मैंने बोला ना कि 11th उनकी बर्बाद हो गई, बट वो बोलेंगे चलो पहले हम 12th कर लेते हैं। भाई जब 11th बर्बाद है और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से 12th के चैप्टर को समझने के लिए हमें 11th के प्री रिक्विजिट वाले चैप्टर चाहिए ही चाहिए, वरना 12th में भी इससे भी बुरी हालत होगी, क्योंकि वहाँ टाइम कम होगा, ज़्यादा सिलेबस करना होगा। 12th के चैप्टर में हम फाइट मारेंगे, 2-3 महीने बाद हमें रियलाइज होगा कि 11th के चैप्टर पे डिपेंडेंट है, तो पहले 11th ही पढ़ना पड़ेगा। फिर जब हम वो पढ़ेंगे तो फिर 12th के चैप्टर में बैकलॉग आना चालू हो जाएगा, फिर सारा कुछ मैसअप हो जाएगा, फिर प्रिपरेशन एकदम चला जाएगा, फिर हमें लगेगा चलो बोर्ड ही करते हैं बस। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। फ्रीक्वेंटली चेंजिंग स्ट्रैटेजी का मैंने बोला कि एक बार हम कोई भी प्लान फॉलो करने वाले हैं तो आप सबकी सुनो। मान लिया आपको लगता है कि ये 4 एक्सपर्ट है, 5 एक्सपर्ट है, तो 5 एक्सपर्ट की सुनो, और जो भी आपको जमता है मतलब अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उस पर आप आराम से सोचो कि क्या ये सही है, इसके क्या प्रो एंड कॉन्स हो सकते हैं। वंस यू हैव डिसाइडेड कि नहीं ये चीज़ सही बोली जा रही है, अब मेरे को ये समझ में आ गया है और यही मैं फॉलो करूंगा, इवन इफ इट इज़ समथिंग विच आई डू नॉट लाइक। बिकॉज ये मैं इसलिए बोला हूं कि आज की डेट में बहुत सारी स्ट्रैटेजी इसलिए भी बताई जाती है ताकि बच्चा खुश हो जाए कि मेरे को तो बिना मेहनत करके मार्क्स आ जाएंगे। इस तरह की जो चीज़ें हैं जो शॉर्टकट बताए जाते हैं वो बच्चों को खुश करने के लिए बनाते हैं। वैसा हो नहीं सकता कि आपको अगर जेई में जाना है तो उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा, और दैट प्रोसेस इज डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, स्टडी करना 10 से 12 घंटे डेली पूरे साल तक, तभी आप एक अच्छा रैंक ला पाओगे। तो एक बार आपने डिसाइड किया कि ये अच्छा है तो फिर उसी पे स्टिक रहें, बार बार चेंज ना करें। बार बार ऐसे कि थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो हम चेंज करके कुछ ईजी वे आउट ढूंढने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार अगर हमने जैसे बोलते हैं ना कि पहली स्ट्रेटजी लगा के देखी, एक आध महीना निकाल दिया, फिर दूसरा अगर हमने चेंज करने की कोशिश की और ये महीना वेस्ट हो गया तो फिर प्रिपरेशन विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। निगलेक्टिंग रिवीजन जो हमें बिल्कुल नहीं करना है पूरे साल, मतलब भले हम क्वेश्चन 50 की बजाय 40 प्रैक्टिस कर लें, बट हमें एक टाइम निकालना पड़ेगा कि नोट्स हम पूरे साल रिवाइज करते रहे ताकि पूरे कोर्स के हम टच में रहें। फिर निगलेक्टिंग प्रैक्टिस अगेन, कुछ बच्चे क्या करते हैं केवल जैसे बहुत सारे बच्चे वन शॉट देखते रहते हैं बैठ के ना, क्योंकि वन शॉट में उन्हें पैसिव लर्निंग हो रही है उनकी, कि वो सुन रहे हैं बस, उन्हें खुद खुद कुछ नहीं करना पड़ता। तो ऐसे जो कामचोर बच्चे हैं वो खुद प्रैक्टिस से भी बचते हैं, उन्हें लगता है कि सुन लिया तो बस समझ में आ गया। ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें हमें समझ में आती है, बट जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे दिमाग में दोबारा डाउट आता है कि ये क्या हो गया। फिर जब हम वहां पे दिमाग लगाते हैं तो हमें वो प्रॉपर चीजें सही से समझ में आती है। तो ऐसे बच्चों के साथ ही दिक्कत ये भी होती है कि जो प्रैक्टिस नहीं करता फिर लगता है हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं हो, कैसे होगा? केवल थ्योरी जानना इज नॉट सफिशिएंट, खुद प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर निगलेक्टिंग प्रैक्टिस टेस्ट हो गया। फिर जैसे मैंने बोला कि कुछ बच्चे इस फियर से कि मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे वो टेस्ट ही नहीं देते। तो देखो टेस्ट की अल्टीमेटली हम तैयारी तो 3 घंटे के टेस्ट के लिए ही कर रहे हैं ना, जो 3 घंटे हम एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे। तो वो 3 घंटे का अगर हमें ए टू जी पहले से ही हमें सारा कुछ पता है, ऑप्टिमाइज्ड है कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे उसको हैंडल करना है 3 घंटे को, तो वहां पे तो हम डायरेक्टली जाके परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो इसलिए उसकी एक मॉकअप होना ही चाहिए, एक नहीं बहुत सारे होने चाहिए, क्योंकि वहां पे तो और एडिड प्रेशर होगा। अगर हम ये सोचे कि प्रैक्टिस में अभी नहीं करता हूं, बिल्कुल लास्ट मंथ में जाके सॉरी लास्ट मंथ में जाके मैं 6-7 टेस्ट दे दूंगा या 10 टेस्ट दे दूंगा, तो ऐसा थोड़ा होता है। मतलब ऐसा थोड़ा हो सकता है कि मान लिया हमें खाना खाना है तो हम बोलेंगे पहले हम पूरे महीने में पहले 25 दिन तो भूखे रह लेते हैं, 5 दिन लास्ट में सारा खाना खा लेंगे, तो पचेगा ही नहीं। तो उस टाइम पे जो आपके टेस्ट दोगे लास्ट में, लास्ट में जाके टेस्ट दोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा, उसकी कोई लर्निंग नहीं होगी, वो तो हमारे दिमाग में हजम ही नहीं होगी वो सारी चीजें। तो अभी से टेस्ट दें। रिलाइंग ऑन शॉर्टकट्स, मैंने बोला कि बेसिकली शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है। आप किसी भी शॉर्टकट को ले रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि दिस इज श्योर शॉट कि आपका सिलेक्शन गया। ठीक है, जितना ज्यादा आप लेट कर रहे हो, ठीक है, शॉर्टकट ये हो सकता है कि हम ये बता दें कि अब जो टाइम बचा है उसके हिसाब से तुम ये कर सकते हो। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि आपके उतने ही मार्क्स आ जाएंगे जितना 3 महीने पहले अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की होती तो जब आते आपके।
बस ये है कि जो आपने लेट डिसीजन लिया है, लेट जागे हो, उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट आपको जरूर पे करना पड़ेगा, एंड दैट कुड बी इन टर्म्स ऑफ कि आपकी रैंक नीचे आएगी। बट शॉर्टकट्स पे रिलाई ना करें, आपको पूरे 10-12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। जो भी शॉर्टकट बता रहे हैं मतलब वो आपको खुश करने के लिए बता रहे हैं, वो व्यूज के लिए बता रहे हैं। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे आजकल ऐसे व्यूज के लिए भी बोली जाती हैं। सीकिंग परफेक्शन इन द चैप्टर, तो ये दूसरा एक्सट्रीम हो गया कि एक बच्चा ये चाहता है कि मैं हर चैप्टर को बिल्कुल 100 के लेवल तक फुल, जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आता तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए गुड स्ट्रैटेजी कि हमने एक चैप्टर में अपना बेस्ट दिया, पूरा लेक्चर देखा। किसी हर चैप्टर में लगभग ऐसा हो सकता है कि 10-20% हो जो बहुत टफ पोर्शन हो, जिसको समझने में बहुत टाइम लग रहा है, फिर भी हमें कोशिश तो करनी चाहिए समझने की। फिर भी अगर अप्रोप्रिएट टाइम देने के बाद भी अगर वो नहीं समझ में आया तो वी शुड लर्न टू मूव अहेड, मतलब कहीं स्टक नहीं हो जाना है। रुक गए तो वहीं प्रिपरेशन गई हमारी। ये ठीक है, कुछ क्वेश्चन मान लिया, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, एक बार कोशिश की फिर छोड़ के आगे बढ़ गए, क्योंकि कुछ चीजें ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपको समझ में आएंगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि अभी समझ में नहीं आया, जब तीसरी बार रिवीजन करे थे 2 महीने बाद तब वो चीज समझ में आ गई, ऐसा होता है। या फिर मेंस 1 के बाद समझ में आ गई जब हम एडवांस के लेवल के क्वेश्चन करें। तो मूविंग अहेड हमें आना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वरना क्या होगा कि अगर हम परफेक्शन आने की कोशिश करेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाएगा। तो इसमें भी प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अब हम बात कर लेते हैं प्रखर इंटीग्रेटेड में क्या क्या कोर्स फीचर हैं विच मेक्स इट अ विनर कोर्स फॉर एवरीबडी। तो सबसे पहले बेसिक टू एडवांस डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर। बहुत सारी जगह क्या करते हैं कि क्लास में हा हा ही चल रहा है, या नॉन होमोजीनियस बैचेस हो गए, तो हा हा ही तो इसलिए चल रहा है कि जो बच्चे सीरियस नहीं है क्लास में उनको एड्रेस करने के लिए कोई शायरी सुना रहा है, कोई चुटकुले सुना रहा है। तो अब सुनने में तो हो सकता है बच्चे को लाइट फील हो, उसे लगे कि अच्छा है, लेक्चर बोरिंग नहीं है। बट वो जो टाइम जाएगा, वो जो टाइम वेस्ट हुआ, और वो एक कंसिडरेबल टाइम वेस्ट होता है, उसकी कॉस्ट कहीं ना कहीं तो आएगी। उसका कॉस्ट हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन के टर्म्स में आ जाए, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें ही कट कर दिया जाए, वो पढ़ाया ही ना जाए। अब एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि कुछ कुछ टीचर क्या करते हैं कि वो लिखा तो सारी चीज़ें देते हैं, ये ठीक है, ताकि बच्चा अगर नोट्स कंपेयर करे तो उसे दिखाई दे कि सारी चीज़ पढ़ा रखा है। बट उसमें जो एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है, जो बच्चे को हम गहराई में उतार के समझाते हैं कि ये ऐसे ऐसे सोचते हैं, वो मिसिंग होता है। तो इस शैलो लर्निंग की वजह से बच्चे को लगता है तो कि उसने पढ़ लिया है सब कुछ, बट उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, ये ठीक है। तो इसलिए वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जो 2 साल हैं या 1.5 साल जो बचा है प्रिपरेशन का, ये हमारा तपस्या के समान है। बाकी सारी चीजें साइड हटाओ। मतलब केमिस्ट्री में तो चलो हो सकता है कि चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए निमोनिक्स के तौर पे वो कुछ बच्चा, कोई जो टीचर है वो जोक मार दे ताकि चीज़ें याद कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट बाकी मैथ्स वैथ्स में तो क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट होती है। जब हमें डीप कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता है तो उसका मतलब क्या है कि बच्चे का हमें डीप कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है। तो उसको जब हम धीरे धीरे गहराई में लेके आते हैं, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन लेवल और बेटर और बेटर और बेटर करते हैं, तब जाके उसको टफ कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि अब तेरे को ये दिखाई दिया, ये कैसे हो रहा है। अगर वहां पे मतलब कोई बीच में चुटकुला मार दे, शायरी मार दे, तो उसका मतलब कंसंट्रेशन ही ब्रेक हो गया बच्चे का। अब ऐसा बच्चा क्या होगा, फिर वो बोलेगा कि पेपर में हम 1-1.5 घंटे बाद कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम आती है। जो ये रील वाली जनरेशन है, या जो इस तरह के लेक्चर से पढ़ते हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ये कॉन्सेंट्रेशन लैप्स होता है, 3 घंटे बैठ नहीं पाते। उसका रीजन ही ये है कि हमने वो प्रैक्टिस ही नहीं किया पूरे साल। और थ्योरी भले ही आपने पढ़ रखी हो, बट वो जिसे हम बोलते हैं शैलो लर्निंग है, वो सरफेस सरफेस पे पढ़ रखी है, उसमें डीप में तो हम गए नहीं, इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है। सेकंड थिंग इज ग्रेडेड एग्जॉस्टेड मटेरियल विद टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन। जैसे हमने बोला कि मटेरियल होना इज नॉट सफिशिएंट, उसका प्रॉपरली ग्रेडेड तरीके से अरेंज होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट, बिकॉज इतनी ज़्यादा वॉल्यूमनस स्टडी है कि हमें ईच एंड एवरी फैक्टर पे परफेक्शन लाना पड़ता है बच्चे की प्रिपरेशन के लिए। फिर थी जी जो कि डीपीपी हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर है प्रॉपर रिवीजन के लिए, और उनके भी सोल्यूशन अवेलेबल है। लाइव डाउट जूम क्लासेस हैं, टेलीग्राम पे भी आप 24/7 आप डाउट पूछ सकते हो। डेली एक लाइव क्लास भी है जूम के ऊपर, वहां पे जाके आप सीधा टीचर से 1-to-1 क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ये जो क्वेश्चन है वो थ्योरी वाले क्वेश्चन पूछ सकते हो, या जो हमारा मटेरियल वो वाले क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाहर का मटेरियल हम इसलिए प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारा मटेरियल है बच्चा वही नहीं कंप्लीट कर पाएगा। मैंने जैसे अभी बोला कि हमने इतना ज्यादा मटेरियल दे रखा है ग्रेडेड फॉर्म में, मतलब पहले एक्सरसाइज 1 ही करनी है, फिर अगर टाइम बचे तो 2 करनी है, फिर अगर टाइम बचे तो डीपीपी करनी है, फिर अगर टाइम बचे तो पीवाईक्यू करना है, फिर और भी टाइम बचे तो एक्स्ट्रा एज करना है, फिर और भी टाइम बचे तो और भी टॉपर्स
जिसे बोलते हैं क्वेश्चन बैंक्स हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कोई बच्चा ये सारा खत्म करके बैठ जाए फिर वो कोई दूसरी बुक करने लग जाए। वरना यूजली क्या होता है कि जो बच्चा दूसरा मटेरियल कर रहा है उसका मतलब क्या है कि उसे किसी ने बता दिया कि ये बुक कर ले, अब वो क्या होगा कि शॉर्ट उसकी प्रिपरेशन डीरेल हो जाएगी। मतलब फिर वो अपना नुकसान ही कर रहा है कि इतना अच्छा ब्यूटीफुली अरेंज्ड मटेरियल छोड़ के कुछ उल्टी सीधी चीज कर रहा है, उससे उसी को नुकसान होगा। तो इस चीज को डिस्करेज करने के लिए यूजली जो यहाँ पे डाउट लिए जाते हैं वो कौन से लिए जाएंगे, हमारे मटेरियल से, या फिर जैसे थ्योरी में उसने कुछ पढ़ा, उसे समझ, लेक्चर में देखा उसे समझ में नहीं आया, वो पूछ सकता है ये। ठीक है, अब इन केस बच्चा मान लिया 300 में से 250 मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है, ऐसे बच्चे ने तो अगर वो बोले कि मैंने 100% मटेरियल कर लिया है तो उसकी बात पे यकीन किया जा सकता है। अगर वो बच्चा कुछ पूछता है बाहर का तो डेफिनेटली दैट इज एंटरटेन्ड। बट अगर कोई बच्चा बोले कि मैंने सारा मटेरियल कर लिया है, अब ये इस बुक का ये क्वेश्चन बता दो, फिर हम उसके मार्क्स देखें और वो मान लिया पता है कि 300 में से 110 मार्क्स आ रहे हैं, तो उसने सारा मटेरियल हो ही नहीं सकता, उसने तो कुछ भी नहीं किया होगा। तो ऐसे बच्चों को हम इंटरटेन नहीं करते, इसलिए मैंने पहले क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि ये उसी बच्चे के हित में है। रेलेवेंट टेस्ट विद कंप्लीट एनालिसिस, जैसे मैंने बोला कि टेस्ट लेना, टेस्ट को प्लान करना इज ऑल्सो, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन उठा के हम 25 दे दें और हो गया टेस्ट, उसमें बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना पड़ता है। प्लस उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए कि कहाँ पे सारे बच्चों ने गलतियाँ की, कहाँ पे आपने ज़्यादा गलती की, किस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। इस तरह का जब एनालिसिस होता है तो उसी इनपुट से बच्चा आगे और इंप्रूव करता चला जाता है। फिर उसके बाद फिजिकल कॉपी ऑफ द मटेरियल इज ऑल्सो सेंड टू द स्टूडेंट। केवल क्वेश्चन वाला पार्ट है, स्क्रीन टाइम कट करने के लिए हम बच्चों को ये वाला मटेरियल और भेजते हैं। बोर्ड्स लेक्चर रिवीजन कोर्स फॉर मेंस, ये जैसे मैंने बोला कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड करता है, बाहर किसी भी तरह की किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। उसको मेंस का रिवीजन टेस्ट हो गया, एडवांस हो गया, डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज हो गई, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। ये ठीक है, बोर्ड के लेक्चर हो गए बोर्ड में, ताकि उसको जैसे बोर्ड में लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, थ्योरी तो यही होती है, तो उससे रिलेटेड भी अलग से इनपुट दिया जाता है। फिर कस्टमाइजेशन के लिए जैसे मैंने बोला फास्ट लेन के लेक्चर हो गए, प्रबल केवल मेंस ओरिएंटेड हो गए, सी क्यूब क्रैश कोर्स वाले लेक्चर हो गए, ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, ताकि बच्चा अगर कस्टमाइज करना चाहे अपने हिसाब से तो वो कर पाए जो उसके लिए बेस्ट है। लाइव इंटरेक्शन क्लासेस, फिर टाइम टू टाइम हम वीकली लाइव इंटरेक्शन क्लासेस भी लगाते हैं कि वैसे तो हम सारी चीज़ बता देते हैं कि देखो ये गलतियां हैं, आपको ये करना है, ये इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है। और उसके बाद भी हो सकता है किसी बच्चे को स्पेसिफिकली कुछ प्रॉब्लम हो कि वो अपने हिसाब से पूछना चाहिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम इंटरेक्शन क्लासेस भी लगाते हैं, मतलब लाइव क्लासेस जूम, मतलब ऐप के अंदर जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ पे वो बच्चा इंटरेक्ट कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम और अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकता है। दिस आई हैव सेड के यू विल गेट टोटल सपोर्ट, आपको कहीं पे भी बाहर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप रिसोर्स ढूंढ रहे हो, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग ऑथेंटिकली आपको यहीं दिया जाता है। आपका बस एक काम होगा कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाए आप वो फॉलो करो और अपना पूरा टाइम पढ़ाई में लगाओ, कहीं इधर उधर वेस्ट ना करो। ओके, तो कंपटीशन में क्या एडवांटेज है? सबसे पहले फैकल्टी टीम हाईली एक्सपीरियंस, सबको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, कोटा जैसे ही जगह पे डिकेड्स में पढ़ा रखा है, टॉप बैचेज में पढ़ा रखा है, टॉप 100 के अंदर रैंक निकाल रखे, लास्ट बैच में ही पढ़ा रखा है, तो साइकी पता है हर तरह के बच्चे का कि उसको क्या चाहिए। दूसरा, ऑथेंटिक रिजल्ट, कॉम्पिटिशन इज नोन फॉर इट्स ऑथेंटिक रिजल्ट। जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले हम विद टेस्टिमोनियल बच्चों के नाम फोटो के साथ हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी लोग तो काफ़ी लोग तो उसके नंबर बोल के चले जाते हैं कि हमारे इतने सेलेक्ट हो गए, कौन सेलेक्ट हुआ, कहाँ सेलेक्ट हुआ, किस बैच में था, कुछ नहीं बताते। ठीक है, कंपटीशन मीन्स ओनली स्टडी, कि यहाँ पे केवल वही बच्चा है जो सीरियस है पढ़ाई को लेके। अगर कोई टाइम पास करना चाहता है, कोई हाँ ही चाहता है, दिस इज नॉट द बेस्ट प्लेस फॉर हिम टू स्टडी। डिसिप्लिन स्टडी, कोर्स कंप्लीशन, टेस्ट रिवीजन, डाउट क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्टेड। और ये हमारी 5वीं साइकिल है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं जगह ऐसा होता है कि जैसे शुरू में कोई इंस्टीट्यूट लॉन्च हुआ तो वो बोले हम ये करा देंगे वो करा देंगे, उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया, मालूम पड़ा कि कभी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कभी डीपीपी लेट आ रही हैं, डीपीपी में फिर कैसे भी क्वेश्चन डाल के दे दिए, वो नहीं होगा। ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्टेड। ये ठीक है, आपको सारा चीज टाइमली पहले से ही कोर्स प्लानर मिल जाएगा, किस दिन कोर्स खत्म होगा, किस दिन टेस्ट होगा, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू पहले से ही। मतलब हमें कुछ ऐसा नहीं कि हम ऑन द गो आगे जाके कुछ करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इज पहले से ही प्लान, पूरा एकेडमिक सेशन, ताकि बच्चा अपना 100% दे सके, उसे पता हो कि कहाँ पे क्या आने वाला है। ठीक है, ग्रेडेड मटेरियल, नो बुक और मटेरियल इज रिक्वायर्ड, जैसे हमने बोला कि आप यहाँ पे पढ़ता है किसी बुक या मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन हियर। कस्टमाइज स्टडी फॉर पर्सनलाइजेशन, जैसा मैंने बोला कि आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अवेलेबल टाइम, रिसेप्टिविटी और एक्सपोजर के हिसाब से। ठीक है, डायनेमिक रिस्पॉन्स टू अनसर्टेन सिचुएशन का मतलब ये कि जेई ने कोई पॉलिसी चेंज किया, जैसे
इस साल उन्होंने क्या किया, वो 25 क्वेश्चन वाली जो चीज़ थी, 10 क्वेश्चन में जो ऑप्शन देते थे वो हटा दिया, तो हमने अगले दिन ही इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद जितने भी टेस्ट होते हैं वो सब नए पैटर्न के हिसाब से ही होते हैं, या फिर सिलेबस चेंज हुआ तो दैट ऑल्सो वी इनकॉर्पोरेटेड। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग इज देयर। कंप्लीट ऑथेंटिक गाइडेंस मैंने बोल दिया है कि ये ऐसे नहीं है कि जिनको एक्सपीरियंस नहीं है और जो ऐसे ही यूट्यूब पे व्यूज के लिए आके कुछ भी बोलना चालू कर देते हैं, यहाँ पे यूल गेट 100% ऑथेंटिक गाइडेंस। स्ट्रेस ओवर इफेक्टिविटी देन पॉपुलैरिटी, मतलब हमारा जो प्राइम फोकस है वो बच्चे की सक्सेस के ऊपर है, रादर देन कि हम पॉपुलर होना चाहते हैं। नहीं, हमें ये चाहिए कि बच्चे का जो अगले 30-40 साल का प्रोफेशनल करियर है वो इसी साल पे डिपेंड करता है। अब हम उसको वो सारी इंस्ट्रक्शन देंगे जो उसके भलाई में, भले ही उसको अच्छा लगे या ना लगे। ये ठीक है, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जब हम बोलते हैं हार्ड वर्क करो और सिस्टमैटिक करो, सुबह कोशिश करो 5 बजे उठो, तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है जो कामचोर बच्चे हैं उसे अच्छा ना लगे, फिर भी हम बोलते हैं। आई कैनॉट गिव यू समथिंग शुगर कोटेड जो आपको 2 साल बाद जाके रियलाइज हो कि आपने अपना कैरियर बर्बाद कर लिया। ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। अदर सपोर्ट इन बिट सेट बोर्ड्स, डब्ल्यू जेई, ये हमने बोला था कि इस सब के टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, हम देते हैं, इसी के अंदर इंक्लूड है ताकि बच्चों को इधर उधर ना भटकना पड़े। फिर सोशल एंगल स्टूडेंट फर्स्ट अप्रोच का मतलब ये कि वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने इंडिया में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट डाला ताकि उसे पढ़ के कोई भी बच्चा किसी भी रैंक को एस्पायर कर सकता है। तो दीज वर द सम पॉइंट। अब जिन बच्चों का प्रिपरेशन रियून हुआ है उसमें आई कैन अंडरस्टैंड कि दिमाग पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत बार उन्होंने रीस्टार्ट किया होगा, फिर भी उनका अच्छा नहीं चला होगा। तो आई विल से कि वो सब पास्ट भूल जाओ, उस पास्ट में अगर जीते रहोगे तो और टाइम वेस्ट करते रहोगे। लुक फॉरवर्ड एंड मेक प्रॉमिस विद योरसेल्फ कि इस साल ये ठीक है, अगर आपने अपनी प्रिपरेशन खराब किया है तो यू विल करेक्ट इट। ये ठीक है, कोई दूसरा आके करेक्ट नहीं करेगा, कोई एंजल आके इसको सही नहीं करेगा, आपको ही करना पड़ेगा। आई विल बिकम ओल्डर मी का मतलब ये कि 10th क्लास तक बहुत सारे बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, पॉजिटिविटी होती है, हार्ड वर्किंग, डिसिप्लिन होते हैं, बट 11th में आके कुछ कुछ बच्चे शैल में चले जाते हैं बाकी बच्चों को देख के। क्योंकि 10th तक तो यूजली क्लास में टॉपर्स ही होते हैं, उनको ये लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, बट जब यहाँ पे आके वो रियल कॉम्पिटिशन देते हैं तो पोटेंशियल होते हुए भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो जो फायर थी 10th वाली वो वापस जगानी पड़ेगी, तभी आपका अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। एंड आई विल इन्वेस्ट दिस ईयर इन माई स्टडीज ओनली, मतलब बाकी कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई दोस्ती वोस्ती नहीं, केवल मेरे को स्टडी में ही इन्वेस्ट करना है ताकि मेरा कैरियर आगे अच्छा बने, ठीक है। एंड आई विल मेक माई पेरेंट्स प्राउड इन जेई 2026। यूजली बहुत सारे बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, हो सकता है उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए हो, बट अगर पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी आएगी तो दे विल फील गुड। तो यू शुड प्रॉमिस योरसेल्फ के आई विल मेक देम हैप्पी। तो इसी नोट्स के साथ ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि आपको ये चीज़ बार बार याद रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।